जो रेड लाइट एरिया है, जो जेवी रोड है, उसे शहर की गंदगी माना जाता है। ये कहना कितना सही होगा कि इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स ने इस धंधे को डिजिटल कोटा बना दिया है। नहीं, देखिए कुछ कन्फ्यूज़न है। पहला तो ये है कि केवल जीवी रोड नहीं है, सोनागाछी है, कबड़ी बाज़ार है, कमाठीपुरा है। ये वहाँ वो बच्चियाँ हैं जो धोखे का शिकार हैं, कभी प्यार में, कभी नौकरी के नाम पे, कभी और दूसरी ऐसी शादी के नाम पे, जो फेक शादियों के नाम पे। जो दूसरी तरफ आप जिनकी बात कर रही हैं वो हैं कि जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, रोड्स पे खड़े हैं, रेड लाइट एरियाज़ पे खड़े हैं, मतलब रेड लाइट पे खड़े हैं, स्वेच्छा से कस्टमर के साथ जा रहे हैं एंटरटेन करने के लिए। जो डांसिंग कार है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैम? आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वैसे तो मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में आता है गर्लफ्रेंड। तो वो घुमा ले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मतलब ये है कि आप ना तो होटल हायर करना, थोड़ा सा पेट्रोल ही खर्च होगा और आप उसी करेंगे। 50 साल के आदमी के साथ सड़े हुए, किसके शायद कभी ब्रश ना किया हो, कपड़े धुले हुए ना हो और अभी उसका मोटर बाइंडिंग का काम करके आया और नाखूनों में ग्रीस भरा हुआ हो और वो सबसे किसी निपोर के कहेगा ये वाली लड़की, उस लड़की पास ना करने का भी नहीं ऑप्शन। आई एम प्राउड। सोचिए, हैशटैग चला रही है, 14-15 साल की लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं। मैं तो चैलेंज करती हूँ उसको हर पॉडकास्ट में, आओ तुम जो भी हो, मैं दिखाती हूँ होना क्या होता है और काटो उनके बीच 2 दिन। अगर 2 दिन के बाद तुम डिप्रेशन में न चली जाओ, जीवन में शब्द का इस्तेमाल करना बंद ना कर दो। लेकिन सरकार की इन बच्चों के प्रति कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं? अगर पढ़ने से बेटियां बचती ना तो हैदराबाद कांड ना होता, कलकत्ता कांड ना होता, निर्भया कांड ना होता। 500 रुपये 600 रुपये कमाएंगे, 250 वहाँ देंगे, 100 रुपये की शराब पियेंगे, बाकी जो 100-150 बचे वो घर में देंगे। अगर बीवी ने कहा इनमें क्या होगा तो उसे कूटेंगे, खुद भी पीटेंगे, रोटी भी नहीं मिलेगी। तो वो वहाँ आते हैं ये सब करने कि जो भी हम कर सके, जो उसके साथ करना चाहते हैं हम। उनका मन होता है कि हम बीवी को मारें पीटें, वो पिटती नहीं है तो उनको मारेंगे। और अगर कोई लड़की चीखती चिल्लाती नहीं है या वो प्लेजर का एहसास नहीं कराती, मैम तो ये कोटे वाली जो औरतें होती हैं वो उनको मारने कूटने की भी मतलब वो परमिशन दे देती हैं? कुछ भी करो, अंदर ले जा रहे हो, पैसे दे दिए तुमने। अब वो तो ऐसे चुप रहती है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। पर तो बड़ी घटना हुई थी, वो तो खैर कुछ बाहर से ही लेके आया था, वो कुछ लकड़ी का था कि क्या था, क्या चीज़ लेके आया, वो डाल दिया, वो टूट गई, तो लड़की तड़प तड़प के मर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अध्याय के एक बहुत ही हार्ट टचिंग पॉडकास्ट में। हम लोग जब भी साथ में बैठते हैं दोस्तों के या फिर घर में तो आज़ादी की बात करते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं, आज ये हुआ, आज वो हुआ। लेकिन जस्ट आपके घर के बगल में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूरज की रोशनी भी डर डर के पहुँचती है। मैं बात कर रही हूँ उस रेड लाइट एरिया की, जहाँ पे संगीत नहीं चीकारियाँ गूंजती हैं, जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती, बस मजबूरी होती है। और इन सब चीज़ों को कौन कर रहा है? आपका भाई, आपका ही बेटा, आपका ही पति, आपके ही घर के बुजुर्ग कर रहे हैं। तो आज ये पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो ईयरबड्स लगा लीजिए और बैठ जाइए एक जगह। आप इस पॉडकास्ट को कितना फील कर रहे हैं, आपकी आंखों में से आंसू डेफिनेटली निकलेंगे। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन बच्चों को अवेयर तो कर सकते हैं, उनकी लाइफ तो सेव कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा। और चलिए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अतुल शर्मा जी, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्याय पॉडकास्ट में। कैसे हो मैम आप? मैम, आपकी परमिशन से पॉडकास्ट शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, जो रेड लाइट एरिया है, जो जेवी रोड है, उसे शहर की गंदगी माना जाता है। ये कहना कितना सही होगा कि इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप्स ने इस धंधे को डिजिटल कोटा बना दिया है। नहीं, देखिए कुछ कन्फ्यूज़न है। पहला तो ये है कि केवल जीवी रोड नहीं है, सोनागाछी है, कबड़ी बाज़ार है, कमाठीपुरा है, इधर शिवपुरी है, बहुत सारी जगह बसई है, ये सब बहुत सारी जगह हैं जो सब रेड लाइट एरियाज़ हैं। और कुछ ऐसे भी हिडन ब्रथल्स हैं जिनका नाम भी नहीं है और वो लगातार चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इन ब्रथल्स से कुछ लेना देना नहीं है ये जो आपकी सो कॉल्ड स्कॉट सर्विसेज हैं, जिगोलोज हैं या और दूसरे तरह की जो स्वेच्छा से करने वाले, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये वहाँ वो बच्चियाँ हैं
जो धोखे का शिकार हैं, कभी प्यार में, कभी नौकरी के नाम पे, कभी और दूसरी ऐसी शादी के नाम पे, जो फेक शादियों के नाम पे इस तरह बहका के जिन्हें लाया जाता है। और जिनका वहाँ से एक बार एक सीढ़ी वो चढ़ गई तो फिर उतरना तो नामुमकिन है। और वो जो दूसरी तरफ आप जिनकी बात कर रही हैं वो हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, पोल्स पे खड़े हैं, रेड लाइट एरियाज़ पे खड़े हैं, मतलब रेड लाइट पे खड़े हैं और स्वेच्छा से कस्टमर के साथ जा रहे हैं एंटरटेन करने के लिए, पैसे के लिए, लग्जरी जुटाने के लिए, ब्रांडेड शूज़ हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, ये सब जुटाने के लिए जो कर रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि वो इसमें और उसमें धरती आसमान का फ़र्क है। एक जीते जी नर्क है और एक शायद उनकी नज़र में, जैसे उनका कहना है आजकल कि माई बॉडी माई चॉइस, तो वो उनकी चॉइस है, इनकी चॉइस नहीं है, ये बाई चॉइस हैं और वो बिना किसी चॉइस के हैं वहाँ पे। तो एक तो ये अंतर है। और दूसरा ये है कि वहाँ उनकी अगर जो इस तरह की सर्विसेज खुद से प्रोवाइड करा रही हैं, स्वेच्छा से कर रही हैं, वहाँ उनकी चीखें उनका प्लेजर है और यहाँ उनकी चीखें सामने वाले का प्लेजर है। अंतर यह है कि अगर कोई लड़की रो नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, इस तरह की एक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वो ठंडी है, कस्टमर उसको बाहर वापस कर देगा कि दूसरी दो। और वहाँ अगर वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, तो वो उनका खुद का प्लेजर है, वो खुद भी एंजॉय कर रही हैं और सामने वाले को भी पूरा प्लेजर देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, उसके टिप्स निकाल सकें, पैसा निकाल सकें, गिफ्ट्स निकाल सकें। वहाँ ना कोई गिफ्ट है ना कोई टिप है, केवल उनके 200 से 250 रुपये के बीच का एक अमाउंट है, जो वो भी मालकिन के पास जाता है। उनके पास केवल रोटी है, चाय है 2 टाइम की, 2 टाइम का खाना है, और कभी बच्चे से मिलना है तो 200 रुपये उसके लिए उनको जुटाने अलग से, रिक्वेस्ट करके एक कस्टमर से हाथ जोड़ जोड़ के कि मुझे 10 रुपये दे जाओ, मैं जोड़ लूँगी 1 महीने में पैसा। ये वहाँ की अंतर है उस दोनों का। और इसको जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन रेड लाइट एरियाज़ को बुरा कहना बंद कर देंगे। वहाँ कोई बुरी औरत नहीं रहती, कोई ख़राब औरत नहीं रहती। वो औरतें हैं जो दुनिया जहान की सताई हुई हैं, हमारे आपकी भाई, पति, बेटे सब वहाँ जाते हैं, मतलब सब, मतलब इस गंदगी को बढ़ा वही जाते हैं, क्योंकि उनका तो सीधे सीधे कहना है कि हमारी तो ये दुकान है, हम आपके घर से आपके मर्दों को निकाल के नहीं ला रहे, आपके मर्द हमारे पास आ रहे हैं। अगर वो आना बंद कर देंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हम झाड़ू पोछा करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना पेट भरने के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन ये गलीज काम नहीं करेंगे। बिल्कुल मैम। तो ये अंतर है दोनों चीज़ में। मैम जैसे आपने बोला कि कुछ लड़कियां तो अपनी मतलब इंजॉय के लिए और अपने मन से जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी मजबूरी होती है। बिल्कुल। तो ऐसी लड़कियां वहाँ पे कैसे पहुँचती हैं? नहीं देखिए, पहुँचती तो है ही नहीं, पहुँचती नहीं है, उनको पहुँचाया जाता है। कैसे कि देखिए, उदाहरण के साथ बताऊंगी। एक बच्ची मतलब बहुत गरीब है और बहुत परेशानी में है, उसको जो है कपड़े वपड़े कहीं धोने जाती है तो एक किसी से थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाता है और दोनों का धर्म अलग है बिल्कुल। और जैसे ही उस लड़की ने कहा कि मुझे निकाल दे यहाँ से, मेरे से शादी कर ले, लड़के ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि देखो ये संभव ही नहीं है, हमें आगे बढ़ने से पहले रुकना होगा। समझदार लड़का था और ये शादी तो हो ही नहीं सकती, और मैं तुम्हें भगा के भी ले जाऊँ तो फिर मेरे पास रोज़ी रोटी का साधन नहीं फिर भी कुछ करूँगा, मजदूरी करूँगा तो मेरे माँ बाप मुझे ढूंढ के मार देंगे, तुझे भी और मुझे भी मार देंगे। तो अच्छा तो यही है कि हम ना मिलें। तो उसने घाट पे आना छोड़ दिया, नहर पे आना छोड़ दिया, लड़की ने सब्र कर लिया। लेकिन ट्रैफिकर हर जगह है, ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पेशली कहीं खड़ा है, वो आपके इर्द गिर्द है, आपके पड़ोस में, वो केवल मौके का फ़ायदा उठाना उसको। तो कोई लड़का उसी की कम्युनिटी का देख रहा था, ये सब महसूस भी कर रहा था कि भाई ये पहले उस लड़के से मिलती थी, आजकल नहीं मिल रही। तब उसने कहा कि वो छोड़ के चला गया ना, तो मैंने कहा था तुम्हें कि इन काफिरों पे विश्वास मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा तुम मेरे साथ चलना, 1-2 दिन में हम चलते हैं, कोई परिचय नहीं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चलना और मैं तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा लेकिन, क्योंकि अगर हम दोनों साथ निकलेंगे तो तुम्हारे घर वाले भी चौकन्ने हो जाएंगे, मेरे घर वाले भी, और यहाँ से कहीं दूर जाके हम लोग शादी कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। दूर उसके लिए केवल मेरठ था और वो मेरे शहर के बहुत नज़दीक से थी। उसने उसको एक मेरठ का टिकट दिया, 2 दिन बाद हाथ में उसके 20 रुपये दिए और कहा तुम बस अड्डे पर उतरना। बस अड्डे पर उतरने के बाद में किसी भी रिक्शे वाले को कहना, इस बात पे आप ध्यान देना, किसी भी रिक्शे वाले को कहना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दो। अच्छा। और वहाँ पे जब जाओगी तो जो भी घर तुम्हें दिखे, जो भी जीना दिखे, उस जीने पे चढ़ जाना, मैं आ जाऊँगा, मुझे पता लग जाएगा तुम कहाँ पे हो। अच्छा। बेवकूफ़ लड़की ने कुछ सोचा नहीं और मेरठ वाली बस में वो बिठा के चला गया, बैठ गई, 20 रुपये हाथ में। और
अब ये तो उसका दुर्भाग्य था कि वो वहाँ तक आई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात पे विश्वास करती हूँ, वैसे बहुत नास्तिक हूँ, आस्तिक वास्तिक हूँ नहीं, पूजा पाठ अभी होती नहीं मुझसे कभी, तो लेकिन ये है कि किसी शक्ति में ज़रूर एक आस्था है जो हमेशा मदद करती रही। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन में मुझे कोई काम भी नहीं था, उस दिन जाने का भी मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं अपने मायके से आई थी वापस, तो पैदल निकलने लगी वहाँ। मैं जब जनरली पैदल निकलती हूँ तो दुपट्टा उपट्टा बांध के निकलती हूँ, किसी को तंग नहीं करना, मुझे देख के वो खिड़की से हटें, भगदड़ मचे, वो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे ही उस दिन दुपट्टा भी नहीं बांधा हुआ था और नीचे मार्केट लगता है पैंट लगती है उस दिन। तो मैं जैसे जा रही, मुझे कोई पता नहीं, कोई लड़की आई है, तो एक उनका जो काफ़ी बड़ा पिंप है वहाँ का दलाल है, वो उतर रहा था। उसने मुझे देख के हल्के से नमस्ते करी, जबकि हमारे बीच कभी कम्युनिकेशन नहीं है बिल्कुल भी। तो नमस्ते मैंने ले ली, और नमस्ते मैंने लेके उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि बहुत उड़ रहा है, मैं तेरी एक दिन टांगे काट दूँगी ये दोनों, बहुत जल्दी। और मैं कह के चल दी, लेकिन उसने कहा रुको बहन जी रुको। एक रिक्शे वाला रोका और उससे कहा कि बहन जी को ऑफिस छोड़े, और उसको 20 रुपये दिए। मैंने कहा भाई तेरी कमाई के तो लेने नहीं मुझे, मैं खुद चली जाऊँगी। कि ना आज तो मैं ही दूँगा। अच्छा दे दे तो भाई, मैं चली गई। मेरे से पहले वो ऑफिस मिला। मैंने कहा यहाँ क्यों, कि एक लड़की आई है, उसे निकाल दो। मैं वहीं बता देता कि वहाँ कैसे बताऊँगा, मुझे भी ज़िंदगी में चाहिए, तो वहाँ नहीं बता सकता था। अब दोबारा जाऊँ, चल भाई कि फलानी जगह पे जहाँ से मैं उतर रहा था और तुम ले आओ लड़की। लड़की को मैं ले आई तो ऐसे बिल्कुल मीडिया ट्रायल कराया, तो ऐसे हाथ करे जा रही। मैं क्या है इसमें, देखा तो 20 रुपये केवल। तो मैं उसे हर जगह कहती हूँ कि 20 रुपये में बिक गई लड़की। लेकिन उसका भाग्य अच्छा था, मैं कभी कभी कहती हूँ कि जब भी मैंने कोई लड़की निकाली तो ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया हमेशा। बिल्कुल। लोग सवाल भी पूछते हैं कि भाई आपको कोई परेशानी नहीं हुई निकालने में, कुछ भी इसलिए नहीं हुई कि ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ रहा। बच्ची को निकाला, बहुत बदहाल थी, टूटी हुई चप्पल एक पैर में, बहुत ही गंदे से कपड़े, शायद बिल्कुल चिथड़ा हो रहे थे कि जो थोड़ी हाथ जोर से हाथ लगा दी तो फट जाए। और पर हमने फिर अपने कुछ अधिकारियों से भी बात की। हमने कहा क्या इसकी जिस फैमिली में ये पल रही थी बुआ के यहाँ, उसको वापस करें? तो उन्होंने कहा ये तो जी आपका सोच है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं देंगे, आप नारी निकेतन भेज दो, क्योंकि उन्होंने तो इसका सब खराब ही किया। बिल्कुल। तो बच्ची बच गई वो। तो ये ट्रैफिकर का कोई वो जगह नहीं है, और आने की कोई पता नहीं है कि कैसे लड़की आएगी। जैसे अभी जो लड़की मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के ज़रिए मैंने बचाई है, वो एक बच्ची 15 साल की, और लगभग 1 साल पहले, अब सोचिए जब 14 साल की होगी, भटकने की यही उम्र होती है। अब हमें अब आके समझ आता है, हमारी मदर कहती थी उस समय कि 14 साल से और 20 साल तक लड़की को सबसे ज़्यादा रखवाल की ज़रूरत होती है। उसकी अपनी समझ विकसित नहीं होती, और जो इमोशंस होते हैं वो हाइप पे होते हैं। तो उसने लड़की चली गई कि एक लड़का बहुत हैंडसम सा उसको दिखा, और उसे कहा कि भी मैं शादी करूँगा तो उससे। बहुत बढ़िया अंग्रेज़ी बोलता था, लड़की भी 9th या 10th में पढ़ रही थी। उसने कहा, ये कहा नहीं उसने कि माँ बाप से कहूँगी, कि माँ बाप से तो वो भी डरेगी इस उम्र में। कहा कि ठीक है शादी करते हैं। बोले कि आधार कार्ड और एक फ़ोटो ले आना अपनी, वो हाई स्कूल की मार्कशीट, या जो भी हो, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, वो लेके चलिए। और उसने 5-6 महीने तो उसको कमरे में रखा एक अलग, वहाँ कुछ और लड़कियाँ भी थी। अच्छा। तो आपस में उनकी बातचीत होती तो थी, लेकिन उसका ये कहना था कि हमें कुछ पता ही नहीं हम क्यों हैं यहाँ। वो आता था लड़का, घुमाता फिराता, मुझे बाहर कुछ खिलाता, फिर कमरे पे छोड़ जाता था। मेरे साथ कोई उसने संबंध नहीं किया। तो मैं उसे बहुत अच्छा समझ रही थी कि शादी करेगा एक दिन। तो लेकिन फिर उसने एक दिन कहा कि ठीक है आप शादी करते हैं, अब तो तुम लगभग बालिग हो गई हो। और बालिग कहाँ, वो 14-15 साल की लड़की। और ले जाके उसको सोनागाछी में बेच दिया। फिर उसने वो 10 महीने उसको वहाँ काटते हुए हो गए थे। और ये आप लोगों का आभार है कि उस बच्ची ने, क्योंकि अब वो 10 महीने हो गए थे, उसके भागने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सब चीज़ें उसकी पकड़ से बाहर थी। इतना बड़ा है सोनागाछी, तो एक शहर है अलग। तो उसको फ़ोन वोन रखने की इजाज़त हो गई थी। उसने फ़ोन ये मेरे पॉडकास्ट देखे, और उससे मेरा कहीं नंबर देखा, तो उस लड़की ने मुझे फ़ोन किया। पहले तो मैंने सोचा ये ट्रैप हो सकता है। मैंने उससे पूछा भी मैं क्यों यकीन करूँ तुम पे। तो उसने कहा ये भेज रही हूँ मैं। उसने आधार कार्ड और अपनी मार्कशीट भेजी। तो मैंने कहा बेटा ये क्यों लेके भागी तुम घर से? तो उसने कहा उन्हें जब शादी करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की, तो लेके चलना। जबकि सच्चाई ये है कि आधार कार्ड वहाँ यूज़ हो रहा था कि कोई पूछा करिए तो मेरी लड़की देख लो, ये आधार कार्ड, मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, ऐसी फर्जी कुछ भी को। तो मैंने कहा अब मैं निकलना चाहती हूँ, मुझे कैसे मेरे घर पहुँचा दो, मैं दिल्ली से हूँ। अभी ऊपर में बहुत चीज़ें भगवान ने छोड़ी हैं जिनकी वजह से दुनिया टिकी है, वरना इतनी ख़राब हो चुकी है।
कुछ ऐसे भी हैं लोग अभी भी कि जो ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं, बस मैं ही मानती हूँ। तो रेलवे पुलिस के लोगों से हमारी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि रेल के ज़रिए ज़्यादातर लड़कियाँ गायब होती हैं, बच्चे भी गायब होते हैं। तो हमने यहाँ से कलकत्ता हावड़ा से बात करनी शुरू करी। ऐसे ही से थे, उनसे बात की, तो मैंने कहा सर एक बच्ची को बचाना है। उनका हम सिविल में तो जा नहीं सकते, लेकिन आप बच्ची से कहो कि वो हावड़ा स्टेशन आ जाए कैसे भी, फिर हम कैमरे में सर्च करेंगे, उसकी एक फ़ोटो भेज दो। हमने फ़ोटो भेज दी और थैंक गॉड 1.5 दिन में लड़की दिल्ली पहुँची। तो हम बार बार पूछते भी रहे सर कैसे, बोले कुछ मत पूछो, हमें भी उसको सेव करके लाना है। अलग अलग जगह पे बदलनी है ट्रेन, क्योंकि कोई पीछा भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें सुरक्षित मिल जाएगी बच्ची, और फिर हम उसे सुरक्षित निकाल सकें बिना कहीं गए। तो अगर लोग चाहें तो कैसे नहीं बंद होंगे ये, बिल्कुल क्यों नहीं ख़त्म होगा ये। जी मैम, बिल्कुल उनकी होगा। थोड़ी सी एक कोशिश से एक बच्ची की ज़िंदगी बच गई, और आप देखेंगे तो बड़ी बहुत प्यारी सी बच्ची है, तो खुश है। मैम ये तो सब इंडिया के अंदर होता है। अब जैसे बॉर्डर के पार और आउट ऑफ कंट्री भी ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती होगी। तो ये फेक डॉक्यूमेंट से कहाँ डॉक्यूमेंट की जरूरत है? नेपाल से लड़की आएगी, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए उसको? कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कोई पासपोर्ट वीज़ा चाहिए नेपाल के तो लिए। इतना ईजी होता है किसी भी लड़की को इधर से उधर ट्रांसफर करना? आपने देखा है कि ट्रक पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हाँ जी। और ट्रक में बैठ के लड़की पार हो जाती है, आगे सामान लदा हुआ, पीछे लड़कियां बैठी हैं, पता भी नहीं लगेगा आपको। इसीलिए तो सारे ट्रक वाले लिखते हैं, और लोग को एतराज़ भी ट्रक वालों कि आपने देखा सारे ट्रक वालों पर लगा रही है। भाई मैं सारों को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ट्रक के ज़रिए लड़की गायब होती है। मैंने खुद ट्रक पकड़वाए, सोनोली बॉर्डर पे गोरखपुर से आगे पड़ता है, कि जो ट्रक में लड़कियां हैं, बच्चे हैं, और आगे सामान भरा हुआ, सब्जी भरी हुई है, या तारों का कांटों की बाढ़ है, लड़की को सिर पर रख के ज़रा ये वहाँ तक बेच आए, थोड़ा सा पैसे मिल जाएंगे, निकल जाओ। आ गई, अभी वापस आ जाएंगी शाम को। 4 गई तो 3 आई हैं, एक का पता ही नहीं कहाँ है। इस तरह निकल जाती हैं। तो नेपाल से तो इस तरह आती हैं, और वाया नेपाल आना दुबई से, और वहाँ से गाना। आप लोगों के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक मुस्लिम महिला, एक पाकिस्तानी महिला यहाँ आई है और यहीं की बस के रह गई। सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे कोई बॉर्डर पार कर जाए तो उसके लिए सैकड़ों वो हैं परेशानियाँ, वो ज़िंदगी में जेल से ना छूटेगा। करेक्ट। तो ये आप खुद देख सकते हैं ऐसे कि कैसे वो रह रही है आराम से, और यहीं बच्चे पैदा कर रही है, और यहीं घर बना रही है, और यूट्यूब उसको पैसे दे रहा है। तो ये तो मतलब हमारी सब दोहरी नीतियां हैं सरकार की, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है ये सब चीज़ें ख़त्म। बिल्कुल मैम। उनके तो मंत्री संतरी सब इसी में इन्वॉल्व हैं, तो कहाँ से वो करेंगे उनको। मैम जो मसाज पार्लर हैं, ये इस धंधे को कितना दर्दनाक बना रहे हैं इसको? नहीं, इसको नहीं बना रहे। मसाज पार्लर्स के ज़रिए लड़कियाँ नहीं जा रही, ये भी एक मिथक है। वो तो नई ताकती पैदा कर रहे हैं। मसाज पार्लर्स में तो अपने आप में मसाज पार्लर्स ब्रोथल्स हैं। जैसे मैम? जैसे कि जब मसाज, एक देखिए यूनिसेक्स मसाज पार्लर्स का ज़माना चल रहा है। मर्दों की औरत करेंगी मसाज, हाँ जी, औरतों की मर्द करेंगे मसाज। ये कौन सी बतिया आग पानी जैसा रिश्ता है? आप क्या बात कर रहे हो, है ना? कैसे ऐसे इसको क्या प्रोवाइड कराना चाहते हो कस्टमर को आप, कि आदमी आदमी को करेगा? अरे आदमी का सख्त शरीर होता है, आदमी के सख्त हाथों से उसको मसाज होगी तो उसको अच्छा लगेगा। ये कौन सा है कि वो औरत के नरम नाजुक हाथों से कराएगा तो उसको कैसे मसाज का आनंद आएगा? तो ये एक ऐसा है, और इसीलिए मसाज पार्लर्स पर आए दिन रेड हो रही हैं। मैं तो अपने शहर में खुलने से पहले बंद कराती हूँ। इधर खुलने की नौबत आई, उधर मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया अपने लोगों के ज़रिए। तो क्यों हमारे बच्चों को आप बर्बाद करने पर लगे हैं? क्यों खुल रहे हैं? देखिए, मसाज पार्लर की एक भारी भरकम फीस है, ऐसे आप समझिए कैसे चल रहे हैं। मैं तो चाह के भी नहीं दे सकती। क्यों मैं एक्स्ट्रा खर्च करूँ कि मैं जाकर 10,000 रुपये वहाँ खर्च करूँ, उसकी मेंबरशिप लूँ, फिर बार बार जितनी बार जाऊँ उसका एक्स्ट्रा पैसा दूँ? भैया जैसे वैसे रहेंगे। जिसके पास इतना पैसा देने के लिए है, वो घर में जकूज़ी लगे हुए हैं उनके, फिर वो क्यों मसाज पार्लर में जाएंगे? उनकी और दूसरे तरह के इस तरह ऑपरेटर्स लगे हुए हैं कि जिनसे उनको मसाज भी हो रही है, जिनसे उनको वाष्प स्नान भी हो रहा है, तो फिर कहे जाएंगे। और जो और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग हैं, वो इतने प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुले हुए हैं जहाँ बेहतरीन मड थेरेपी और भाप थेरेपी और भाप स्नान, कटी स्नान सब कराए जाते हैं, और जिनसे आदमी को फ़ायदा होता है। वहाँ जाने के बजाय मसाज पार्लर की मशीनों में आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो कुछ नहीं ढूंढा जा रहा है। ये खुला हो रहा है। ओयो होटल ने खुला परोस रखा है ना? दिन रात ओयो होटल पे रेड हो रही है, और वो इतने बड़े बड़े जो विज्ञापन अखबारों में छप जाते हैं, कौन सही है भाई कोतवाल, डर काहे का? सरकार नहीं सुनती है। मैं हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि ओयो होटल ने सर्वनाश कर दिया देश का। और वो कहता है, वो बंदा जिसका है ये कम उम्र का लड़का है, और वो कहता है, एक शो में आया था अभी
तो कह रहा है कि देखिए ये मैंने दिया है आपको कि आपके घर में 2 कमरे हुई तो एक का आप कमर्शियल इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे होटल की फ्रेंचाइजी लें और मज़े से कमाएं। अच्छा, हाँ, तो हो रहा है, मज़े से कमा रहे हैं। बिल्कुल। लड़कियाँ मुंह बंद करके आते हैं, लड़कियाँ दुपट्टा लगाए रहती हैं, लड़के हेलमेट लगाए रहते हैं, सीधे जाएंगे 2 घंटे के लिए लिया और चले आए। मैम दिल्ली एनसीआर में जो डांसिंग कार है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैम? देखिए दिल्ली एनसीआर मत कहिए इसे, ये हिंदुस्तान भर में फैल गया है। जैसे मैम? देखिए आपको, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वैसे तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हमारे ज़माने तो हम तो प्रेमी प्रेमिका समझते थे, और वो भी आंखों से इशारों से ही हो जाता था जो होना हो रहा था। तो वो घुमाने ले जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। आज लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मतलब ये है कि आप ना तो होटल हायर करना, थोड़ा सा पेट्रोल ही खर्च होगा और आप उसी में ही सेक्स करेंगे। आप इतनी घटिया है कि आप शीशा आप चढ़ाएंगे, उस पर आप कपड़े टांगेंगे और कोई आपको नहीं छेड़ेगा। आप हाईवे पे चले जाइए, आप शाम को 5 बजे के बाद हाईवे, थोड़ा थोड़ा धुंधल का सर्दी है होने दीजिए, हाईवे पे, मैं दिल्ली और मेरठ हाईवे की बात कर रही हूँ, तो इतनी गाड़ियाँ, मैं एक दिन भैया को दिखा रही थी, मैंने कहा देखो ये गाड़ियाँ सब खड़ी हैं, सबके शीशे बंद हैं और यहाँ खड़ी हैं, कोई इसमें नहीं दिख रहा, दूर तक काले शीशे चढ़े हुए हैं। वैसे काले शीशों के खिलाफ रोजाना अभियान चलते हैं, लेकिन उन पर चढ़े हुए हैं। तो ये केवल वही नहीं हो सकता कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये भी तो हो सकता है किसी को हायर करके ले जा रहे हो। करेक्ट, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये वो हैं, वो जो एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, उनको हायर करके ले जाएंगे आप। फिर दरअसल हिंदुस्तान सेक्स ट्रेड में बदल गया है। हम तेज़ी से दूसरे व्यवसाय कम कर रहे हैं और सेक्स ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। व्यापार हो गया ये। पहले ये मजबूरी की मंडी थी, लेकिन आज ये व्यापारिक मंडियाँ हो गई हैं। जब आपको कुछ काम ना हो, आप पढ़ लिए लिख लिए, लेकिन आपको तो लग रहा है कि 1 लाख रुपए तो कम है जो घर वाले भेज रहे हैं, अभी तो थोड़ा और कमा लिया जाए, तो चले जाओ, क्या बिगड़ रहा है। और फिर वही बात है कि आपने 25-30 साल तो ऐसे गुजार दिए, फिर देर से शादी और जल्दी से तलाक भी हो गए, है ना। पहले बड़े लोग कहते थे कि छोटा पौधा उखाड़ के दूसरी जगह लगाओगे जल्दी जमेगा, वो जल्दी ग्रो करेगा। अब वो जो उसे जड़ पकड़ लेगा तब उखाड़ के लगाओगे तो कैसे जड़ पकड़ेगा दूसरी जगह जाके, तो उजड़ेगा ही वहाँ से। तो ये स्थिति सेम शादी की है। तो अब ये शादी नहीं रह गई है, मजाक बन के रह गई। बिल्कुल मैम, सही कह रहे हैं। वो हो गया है और मुझे समझ नहीं रहे। मुझे खुद आज तक ये नहीं समझ में आया अंजलि कि कौन लोग हैं और कहाँ से ये मानसिकता आती है कि एक तरफ तो प्यार में मुब्तला हुए आप इस कदर कि किसी की हत्या कर दें। ये कैसा प्यार है? और एक तरफ प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसके सामने निर्वस्त्र हो रहे हैं। ये कैसी दुनिया है? हैवानियत बहुत छाई हुई है, नहीं थी, बहुत हैवानियत छाई, बहुत हैवानियत। ये तो कम से कम मैं तो समझती हूँ कि भारत के लिए तो नहीं थी ना। हमने कभी ये देखा, हमने तो वो फिल्में देखी कि जिनमें अगर प्रेम दिखाना है तो 2 फूल आपस में दिखा दिए, है ना, हवा चलती हुई दिखाई दी, तैसा दिखा दिया। और आज OTT ने वो परोस दिया आपके बेडरूम में कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। आप निजी संबंधों में भी जिनकी कल्पना नहीं करते, वो आपको OTT परोस रहा है। इतनी गंदगी। और देखिए लोगों की ज़ुबान पे हैं वो, चाहे वो मिर्ज़ापुर हो, चाहे वो आश्रम हो, चाहे वो शी हो, ये सब ऐसी सीरीज़ हैं कि जो बच्चों तक की भी। कालीन भैया चिल्लाएं, कालीन भैया नहीं चिल्ला रहे वो ये देख रहे हैं कि एक औरत ससुर के साथ भी सो रही है, अपाहिज ससुर है बूढ़ा, वो पति के साथ सो रही है, पति के बेटे के साथ सो रही है और प्रेमी का बच्चा पैदा कर रही है। कौन सी संस्कृति? क्या हिंदुस्तानी संस्कृति है? मुझे तो लग रहा है मैं किसी और देश में रह रही हूँ शायद इतने बरस बाद। तो ये नहीं थी। और एक तरफ, दूसरी तरफ मैं देखती हूँ, मैं पॉडकास्ट को देख रही हूँ, बहुत यंग एज के, जैसे आप जैसे सब बच्चे हैं, और इतने मतलब मुझे लगते हैं कि बहुत सौम्य हैं, बातचीत से अच्छे हैं बच्चे और कुछ करने की रखते हैं। ये भी दुनिया है। अभी ऐसे भी हैं कि मैंने किसी का भी मैंने किया है, शायद उनका एक भी फॉलोअर नहीं है, तो वो थोड़ा संकोच कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैडम मेरा भी कोई फॉलोअर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हो जाएगा कुछ, तो मुझे कोलैब करोगी तो तुम्हारे हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, पर मैं करूँगी तुम्हारा। मैंने उसका किया तो वो थोड़ा उनको मतलब इमोशनल हो गई, पर मैंने कहा कि तुम्हें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस आवाज़ को उठाने का दम रख रही हो तो ज़रूर एक दिन कुछ होगा। चिंता मत करो ना। मैं मुझे तुमसे ये भी नहीं चाहिए, मैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हारा करने आऊँगी। क्योंकि अगर कोई अच्छी तरफ बढ़ना चाहता तो रास्ते खुलते हैं।
ऐसे कैसे लग्जरी होगी कि आप वो क्या है ब्रांडेड, मुझे नहीं पता वो किसका लहंगा पहनती हैं आजकल लड़कियां, 2 लाख का 4 लाख का है ना, अरे वही 2500 रुपये में मिल रहा है रोज सोशल मीडिया पे आ रहा है 2500 में हम आपको देंगे, 1500 से शुरू हो रहा है, एक दिन ही तो पहन रहे हो, दोबारा तो उसको हाथ ही नहीं लगा रहे कभी, फिर नया कोई फंक्शन होगा तो नहीं चाहिए आपको। तो भैया इतने मत गिरो। और पीयूष मिश्रा कहते हैं कि जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, बचा सको। और आप बच्चे हैं, आप लोगों के हाथ में है ये। हम जाती हुई ज़िंदगी ज़रूर हैं, मगर उसको देख रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आप पतन के कगार पे खड़े हैं। करेक्ट, क्षण भर भी नहीं लगेगा कि नीचे गिरने में, उस जगह आ गए हैं। बिल्कुल मैम। जो बड़े घर की औरतें होती हैं, बड़े घर की ना बोलो, अब तो मिडिल क्लास फैमिली में भी जो औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड बाहर कमाने जाते हैं, टाइम नहीं होता, तो मेल एस्कॉर्ट्स को हायर करती हैं। तो ये वो हायर करती हैं, जैसे जो हमारे जिम सेंटर होते हैं, स्पा सेंटर होते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे रहता है, उनके पास इनके नंबर्स वगैरह कैसे पहुंचते हैं ऐसे लड़कों के? देखिए लड़कों के ये तो आप मिडिल क्लास तो जोड़ो ही मत इसमें, बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं है। क्यों मैम? पैसा नहीं है उनके पास। अच्छा, जितने महंगे होते हैं लड़के, वो इतने महंगे होते हैं वो लड़के, और मसाज पार्लर भी इतने महंगे होते हैं, जिम भी इतने महंगे होते हैं कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। वहाँ तक जाती भी नहीं है। शायद मिडिल क्लास को ये रास भी नहीं आता कि मसाज पार्लर जाएंगे हम वो कराने, इससे तो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चले जाएंगे किसी, वहाँ अगर हो रहे हैं, कोई दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, भाई हमारी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो रही है, वहाँ चले जाएंगे। थेरेपी के साथ साथ ट्रीटमेंट भी है। मसाज पार्लर क्यों जाएंगे? और मसाज पार्लर वो महिलाएं जाएंगी जिनमें बहुत पैसा था। कितना पैसा देंगे भैया, कैसे भी थोड़ा पतले कर दो और यंग दिखाने के लिए दिखाओ हमें कैसे लगेंगे हम। तो उसके बाद वो लड़के भी आ रहे हैं और अच्छे खासे लड़के हैं, यंग हैं, उनको कमाने का लालच दिया जाता है, कमाओगे अच्छा से पैसा, एक नाइट का, एक घंटे के 1-2 लाख कमा रहे हैं, लाख कमा रहे हैं। तो पहले तो उसमें फंसते हैं। और उसका एक बच्चा मेरे पास आता है कि मैं फंस गया हूँ बुरी तरह, कैसे निकलूँ। वो कहती है कि अगर तू नहीं आया, मेरी शादी होने जा रही है, कि अगर तूने शादी कर ली या तो कर मत, कर रहा है तो अगर तुम नहीं आए तो तुम्हें बदनाम कर देंगे। मैंने कहा मूर्ख लड़के, तुम नहीं बदनाम होगी, वो बदनाम होगी, क्योंकि वो इतने बड़े घर की औरत हैं, इतने उनके पति स्थापित हैं कि वो खुद के इमेज को नहीं खराब करना करेगी वो। और वो किसी की दादी है, किसी की माँ है, और किसी की और रिश्ते में है, तो वो उसको ख़त्म नहीं करेगी। इसलिए निकल आओ इससे, कुछ नहीं रखा। डर जाते हैं बच्चे, ना जाने क्यों, क्योंकि गलत जा रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि चोरी वो पाप वो है जो चोरी से किया जाए, तो चोरी से कर रहे हैं वो पाप है। उनके मन को पता है कि आप पाप कर रहे हैं। आप माँ जैसी औरत के साथ में, आप बड़ी उम्र की औरत के साथ में आप सेक्स कर रहे हैं, तो कहाँ आपकी ज़मीर कहाँ चला गया आपको एक बार भी अपनी माँ याद नहीं आती, एक बार अपनी दादी याद नहीं आती, या और कोई रिश्ता चाची ताइयाँ हैं वो याद नहीं आती कभी कि आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन असल में रिश्तों में हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे रिश्ते कोई मायने नहीं रख रहे। माँ बाप को तो हम तब छोड़ देते हैं जब जॉब में चले जाएं। हाँ बिल्कुल। और अब तो ये कहते हैं कि मेरे पापा का भाई, और बच्चा, अगली पीढ़ी का बच्चा कहता है मेरे दादा के भाई का पता नहीं वो कौन है, मैं जानता ही नहीं कौन है। बच्चे बता नहीं रहे, माँ बाप बच्चे नहीं बता रहे, खुद तो जान ही नहीं रहे, लेकिन बच्चों को भी नहीं बता रहे कि ये है। अरे बता के देखो, उसको भी खुशी मिलेगी कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, दौड़ के आएगा छुट्टियों में। बिल्कुल ना, और आपके लिए भी एक रास्ता निकलेगा। इससे भी ख़राब बात मैं अगर अंजलि आपको बताऊँ, अगर आपसे 1 दशक पहले चले जाओ, वृद्धाश्रम नहीं होते थे, इक्का दुक्का नहीं होते सरकारी 1-2, और अब एक शहर, अकेले मेरे शहर में 20-22 वृद्धाश्रम छोटे से। तो वो कौन माँ बाप हैं? हम जैसे लोगों के ही हैं। बताइए, वो कहीं से अलग से एक्सपोर्ट तो करके मंगाए नहीं हमने, कि वो हमारे ही जैसे लोगों, तो हमारे जैसे लोगों के हैं। तो ये जो हमारी संस्कृति होगी ना, इसमें हमारे पास उद्दंडता के सिवा कुछ नहीं रह गया है। अगर ये लड़के शुरू में आनंद के लिए नहीं जाते बिल्कुल भी, ये पैसे के लिए जाते हैं, उनके लिए वहाँ कोई प्लेजर नहीं है। और फिर वो फंसते कैसे कि एक के पास गए, अब उन आंटी ने दूसरी का नंबर दिया, मेरी फ्रेंड और है, आज उसको भी सेटिस्फाई करके आओ जरा। अब वो लड़के का ये कहना था जी मैं एक रात में 4 औरतों के साथ गया हूँ, तो उनका क्या प्लेजर रह जाएगा? तो क्या प्लेजर रह जाएगा? तो मैं गोलियाँ खाता हूँ, अधमरा हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता मैं शादी लायक हूँ। और मेरे माँ बाप, मैंने कहा माँ बाप ने कभी नहीं पूछा, बोले इतना पैसा दिया है मैंने, कि वो कहते हैं हमारा लड़का तो बहुत कमा रहा है, अच्छी खासी पोस्ट पे है बिल्कुल। मैंने कहा कभी जाके भी देख लो क्या पोस्ट है, ढूंढ तो लो क्या कर रहा है ये। नहीं देखते हमने दखल देना उस समय बंद कर देते हैं जब 18 साल का बच्चा हो जाता है।
वो कहेगा कि मेरी प्राइवेसी है अपनी, इसमें मत आओ, जाओ लेके जूता हाथ में और जाओ कि इसकी प्राइवेसी काहेगी पैदा किया है, इतना हक है कि क्या कर रहे हो। अगर उसका जीवन बचाना, उसका भविष्य बचाना, लड़का हो या लड़की, माँ बाप को बदलना पड़ेगा, वरना हर बच्ची का जीवन खतरे में इसमें। करेक्ट। और बच्चों का खतरे में। मैं हालांकि मैंने बहुत इस पे चर्चा कभी नहीं की है, लेकिन 8 महीने के लिए हमने एक अभिनव प्रयोग किया। बिल्कुल, मतलब था तो हमारा वो 10 महीने तक उसको चलाने का, लेकिन हम 8 महीने ही उसको चला के मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जैसे मतलब डिप्रेशन में चली जाऊंगी। इतना हमें ये लगता रहा कि जब भी स्टेशन जाए तो बच्चे दिखते हैं, ये कोई भीख मांगता, कोई इधर उधर खड़ा, अजीब सा। मैंने ये 5 स्टेशन हमने पकड़े, गाज़ियाबाद से लेके और उधर सहारनपुर तक। हर जगह अपने 2-2 वॉलंटियर्स को हमने छोड़ा कि आप बच्चों को वॉच करो, जो भी लगता है रोता बिसूरता CWC को इन्फॉर्म करो, इनको GRP को इन्फॉर्म करो, बच्चे को सुपुर्दगी में लो। आप देखिए उन 8 महीने में 10,000 बच्चे आइडेंटिफाई हुए और 10,000 बच्चों में से 3,000 बच्चे हमने घर भेजे। पुलिस की आप ये देखिए कि कोई इंटेंशन नहीं इन बच्चों को घर भेजने की, तो वो कौन लोग हैं जो उन्हें बहका के ला। और ऐसे ऐसे बच्चे थे जो 8-8, 9-9 महीने जिनको हो गए थे, वो बच्चे थे कि जिनको जो ठीक से ये नहीं बता पा रहे थे हम कहाँ के रहने वाले हैं। मगर देखिए हमारी इंटेंशन ख़राब होने के साथ साथ हमारे पास संसाधन भी बढ़े हैं कि आप आधार कार्ड अगर उन बच्चे का कहीं भी है तो आप लगाओ ना हाथ, उसका खुल के आ जाएगा उसका एड्रेस तो कि वो कहाँ का है बच्चा। लेकिन नहीं थी मानसिकता, और मुझे ऐसा लगने लगा था, क्योंकि हम सब पूरे स्टाफ को लगने लगा था कि हर बच्चा हमको दिखे और हम पहले उसके पीछे दौड़ें कि ऐसे। और मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति में बच्चे थे, वो बता ही नहीं पा रहे थे कि मेरी माँ ये है कि वो है। नाम बता रहे थे, गांव का नाम, घर का नाम सब बता रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न में थे कि ये भी हो सकती है मेरी मम्मी, तो जो 2 खड़ी हैं ये भी हो सकती है, और जो असली माँ है वो रो रही है, धो रही है, सब हो रहा है, लेकिन बच्ची कह रही मैं तो 8 महीने से इनके पास हूँ, 7-8 महीने हो गए, मुझे तो पता ही नहीं ये मेरी मम्मी है कि वो मम्मी है। तो ये बच्चे में माते कैसे हैं? फिर इनको कोई लेके आता है, छोड़ जाते हैं इनके पेरेंट्स ही खुद? नहीं, पेरेंट्स नहीं, कोई बच्चा पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स तो मारे फिर रहे ढूंढते। तो फिर कैसे मध्य प्रदेश की लड़की, और अगर वो गाजियाबाद में मुझे मिलती है, और 5 साल की बच्ची जो ठीक से बता भी नहीं पा रही, पहले कुछ और नाम बता रही है माँ बाप का, फिर खुलते खुलते हमारे पास 6 महीने रही वो बच्ची। 6 महीने बाद उसने हमें ये, मतलब वो हमने इसलिए रही 6 महीने कि वो पाली गांव उसने बताया, और हमने कोई दुनिया का पाली गांव नहीं छोड़ा। अपने शहर के 5-6 आसपास के, और आगरा के पास एक पाली है आपके इसके पास, फिर इसमें फरीदाबाद के पास एक पाली है, कोई पाली गांव हमने नहीं छोड़ा। फिर मैं कहा अच्छा चलो, थोड़ा सा हमसे भी गलती हो रही थी। जब 6 महीने हो गए, हमने कहा भाई गाजियाबाद में मिली है, गाजियाबाद GRP को बात करते हैं, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। और देखिए उसकी मिसिंग कंप्लेंट थी। अच्छा। हमारी मूर्खता थी कि हम इतने समय ये नहीं कर पाए। मिसिंग कंप्लेंट थी, और वो लोग बिहार के रहने वाले थे, मजदूरी करने अम्बाला जा रहे थे, और वो इतनी खचपच उन ट्रेन में होती है जो गरीब रहते हुए कि वो जैसे उतरने की कोशिश कर रहे थे कि वो तो दिल्ली उतर गए, दिल्ली उतरना था उनको, और बच्ची रह गई अंदर। और जब हम उनको बुलाए, उनका सब लिया परिचय सब नंबर मिल गया, सब कुछ हो गया, तो जब वो आए तो बच्ची गोद में चढ़ गई अपनी माँ के, और ये कहती है कि अपनी माँ के ऐसे धीरे धीरे मार के कि कोई सामान ज़्यादा ज़रूरी था कि अपनी लड़की ज़्यादा ज़रूरी थी, मुझे तो अंदर छोड़ गई, सामान उतार के चली गई। बिल्कुल, बच्चा ज़्यादा सोचो जरूरी अब है। उसके बच्चे, उस बच्ची के जीवन क्या होता अगर वो हमारे पास ना आई होती। उन 6 महीने में कोई भी उठा के ले जाता, बहुत ट्रैफिकर घूम रहे, कहीं भी ले जाता, कहीं भी उसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन सरकार की इन बच्चों के प्रति कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं। अगर पढ़ने से बेटियां बचती ना, तो हैदराबाद कांड ना होता, कलकत्ता कांड ना होता, निर्भया कांड ना होता। उड़ीसा में जहाँ वो पढ़ने गई थी, उसके टीचर ने उसका रेप कर दिया। अब किस पर भरोसा करेंगे आप? तो पढ़ाने से अगर बेटियां सुरक्षित हो, बेटियां सुरक्षित होंगी है जब बेटों को संस्कार देंगे, जब बेटों से कहेंगे बहन, हमारे ज़माने में कहा जाता था तेरा भैया को ये चीज़ देना कोई हो, लेकिन कहा जाता है भैया को ये पकड़ा दो, ये कौन भैया आवाज़ लगा रहा, देखो जरा, अड़ोस पड़ोस सब चाचा ताऊ भाई सब थे। आज नहीं है कोई भी। आप कौन, सगे ताऊ चाचाओं के बच्चे अपने नहीं हैं। अरे मैम, उसकी तो छोड़ो, अपना खुद का सगा बेटा, एक केस आया था, उसने अपनी माँ को अपने मामा के यहाँ से ले आया जबरदस्ती, और बीच रास्ते में उसका रेप कर दिया। उसने कहा कि इसे मेरे सामने फांसी पे चढ़ा दो। अब बताइए किस पर भरोसा करेंगे? किस पर भरोसा आप करेंगे? तो संस्कार नहीं दे रहे हम बेटों को। हम दिन रात लिख रहे हैं, हर ट्रकों पे लिखा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहीं लिख दो बेटों को संस्कार दो, बेटियों को सम्मान दो। नया नारा भी तो ईजाद कर सकते हो, लेकिन नहीं हो रहा है। बेटियों ने अपना नारा खुद ईजाद कर लिया है कि माई बॉडी माई चॉइस। और इससे भी ख़राब, पता नहीं आप लोगों ने अभी तक देखा है नहीं देखा, उससे ज़्यादा शर्मनाक इस हिंदुस्तान के लिए कुछ हो नहीं सकता। और मैं कह रही हूँ आप तमाम पॉडकास्टर्स के लिए, जिन्होंने उसका पॉडकास्ट भी किया, उनके लिए भी इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं है। आई एम ए प्राउड रंडी,
सोचिए, हैशटैग चला रही है, 14-14, 15 साल की लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं, लोग उसका पॉडकास्ट कर रहे हैं। शर्म करो कुछ तो। पैसा कमाने की कैसी ये धुन है कि आप कुछ भी करेंगे, फेमस होने की कैसी धुन है, क्या करेंगे आप? अच्छी भी कुछ कर लो। और आपने जाना नहीं है कि रंडी होना क्या होता है। करेक्ट। आके देखो कि रंडी होना क्या होता है, कि जब इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाल दी जाए, चूना डाल दिया जाए, कोई कुछ भी लेके आ रहा है और उसके अंदर डाल दिया जाए और उसको निकाल नहीं पा रहे हैं हम डॉक्टर्स के पास ले जाके भी, और वो मर जाए, वो होता है रंडी होना। वो होता है कि वो पैरों में गिर रही है कि नहीं मुझे मत भेजो किसी के पास, और वो एक 60 साल का बूढ़ा पैर के नाखून से अपनी आत्मसंतुष्टि करता है और वो लहू लुहान होकर बाहर निकलती है। ये होता है रंडी होना। मैं तो चैलेंज करती हूँ उसको हर पॉडकास्ट में, आओ तुम जो भी हो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें रंडी होना क्या होता है। और काटो उनके बीच 2 दिन। अगर 2 दिन के बाद तुम डिप्रेशन में न चली जाओ, जीवन में शब्द का इस्तेमाल करना बंद ना कर दो, तो फिर कहना उससे बुरा कुछ भी नहीं है। इन ब्रॉथल से बुरा कहीं कुछ भी नहीं। आप जेल काटाओ, कुछ बुराई नहीं, रोटी मिलेगी आपको, इज्जत बरकरार रहेगी। लेकिन वहाँ ना इज्जत है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। एक कपड़े को सारी लड़कियां पहन सकती हैं। आज तूने पहना, कल ही पहन ले, धुलने का नंबर ही नहीं आ रहा कि एक दिन तक। वो सड़ा सा मेकअप, एक वैसलीन जैसी कोई चीज़, उसमें कोई भी कलर मिला लो, होठों पे पोत लिया, आईलिड्स पे पोत लिया, बन गया, हो गया मेकअप। सड़ा सा पाउडर लगा लो सारे पे, फेस पाउडर जो आजकल कोई यूज़ भी नहीं करता, उसको लगा लो। ये क्या लाइफ है, ये लाइफ है उनकी। और चूँकि नंगे कपड़े पहनने हैं, उसी खिड़की पे झांक के दिखाना, क्योंकि इस फेस का और नीचे से कोई मतलब नहीं है, केवल इतने हिस्से का है वो व्यापार। और वो खिड़की पे झुकी हैं पूरी। हमारी खिड़कियाँ होती हैं, उनमें रेलिंग है, वो जाली लगी हुई है, और कुछ नहीं होता, वो दरवाजे की तरह वो बनाई इसी तरीके से जाती है। मैम तो जो एक्चुअल जो कोटा और जैसे हम ब्रूथल्स बोल रहे हैं, उसकी एक्चुअल पिक्चराइजेशन क्या होती है वहाँ पे, किस तरीके से सिस्टम होता है? जैसे आपने बताया है कई पॉडकास्ट में 15 से 20 लड़कियाँ हर एक कोटे में होती हैं, तो रूम्स जैसे आप जो हम पॉडकास्ट करें इस तरीके से होते हैं? रूम्स नहीं होते वहाँ, जहाँ जगह मिल जाओ सो जाओ, जब थक जाओ सुबह 4 बजे तक कहीं भी पड़ो और सो जाओ। कोई कमरा नहीं है, सिर्फ मालकिन का एक कमरा है जिसमें उसका बेड है, उसमें रह रही है, उसके खाने पीने का सब, वो भी सड़ा सा छोटा सा एक कमरा जैसे भी। बाकी तो कुछ है ही नहीं। बाकी तो ये एक कमरा है, ये यहाँ से पर्दा डाला, ये 3 पर्दे ऐसे डल गए, ये 3 केबिन हो गए कस्टमर्स के साथ जाने के लिए। ये जगह बची है तो यहाँ लड़कियाँ बैठी रहेंगी, कस्टमर आएगा पसंद कर लेगा, ना करे। एक दिन में उन्हें कितने कस्टमर, मतलब 15 से 20 एक दिन में एक लड़की को? एक लड़की नहीं करेगी तो कैसे पूरा होगा? और इतने लोग मैम हर रोज आते हैं वहाँ पे? हाँ आते हैं, नहीं आएंगे तो भूखी मर जाएंगी, बाजारी बंद हो जाएंगे। तो हम जैसे इन लड़कों को, जो भी लड़के या फिर बुजुर्ग जो भी वहाँ पे जाते हैं, तो जैसे कोटे वाली से लेके पुलिस वाले तक और नीचे जो चाय बेच रहा है, पूरा एक इनका लिंक होता है, तो ये पूरा सिस्टम कैसे कनेक्ट होता है? देखिए सिस्टम ऐसे है कि पहली बात तो ये कि अगर ये बाज़ार बंद हो जाते हैं तो नीचे का मार्केट ठप हो जाता है। आधे से ज़्यादा लोग तो वो हैं कि ये सामने है, इधर है, तो अगर इधर वाली किसी लड़की से किसी को संपर्क करना होगा तो वो इस दुकान पे खड़ा होगा। ऐसे आप किसी की दुकान पे चले जाइए, 2 मिनट नहीं खड़ा होने देगा, कोई सामान लेना नहीं तो चलो आगे, गाड़ी भी नहीं रखने गाड़ी तो सवाल ही नहीं उठता कुछ नहीं, आपको इंडिविजुअल भी नहीं खड़ा होने देगा, मगर वो खड़ा रहेगा वहाँ। खड़ा होकर अगर वो सामने वाले कमरे पे उसकी होगी सेटिंग और वो चला गया तो 10 रुपये दुकानदार को दे के जाएगा, मात्र 10 रुपये, बहुत बड़ी रकम नहीं है, मगर दिन भर में अगर उस दुकान पे 100 आ गए तो 100 तो बिना कुछ बेचे उसके 100 रुपये बन गए, है ना, 100-1000 रुपये बन गए उसके। हाँ। और अगर फिर वो 10 रुपये मालकिन भी देगी उसको, 20 रुपये आते हैं एक पे, अच्छा, एक कस्टमर पे 20 रुपये वो भी दे के जाएगी तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ। चाहे वो एक बड़ी दुकान है वो है, चाहे कोई वो नीचे कोबलर बैठा हुआ है या कोई और इस तरह का ठेली वाला है, सब्जी वाला है, फल वाला है, सब उनके स्टेक होल्डर्स हैं। एक कस्टमर वो भेजते हैं। और ऐसा नहीं है, मैं अभी तो मुझे कहने में कोई संकोच होता नहीं है कि वो केवल उन्हीं के स्टेक होल्डर हैं, वो हमारे भी हैं, हमारे इन्फॉर्मर हैं, उनके स्टेक होल्डर्स, उनसे पैसा लेते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं। क्योंकि मैं इतना जलील करती हूँ कि निकलूँगी जब भी शर्म करो, जमीर जाग उठता है। हाँ, तो नीचे असल में मुझे थोड़ा ये भी बेनिफिट है, मैं उसी शहर की क्या उस एरिया के बराबर सी की बेटी हूँ और वहीं मेरी ससुराल रही, तो थोड़ा सा लिहाज रहती है निगाह में, तो मैं निकलते बढ़ते क्या देती हूँ, ये तो शर्म तो है नहीं, बताओगे तो हो नहीं, है ना, कि इनकी से नहीं पूरते हुए देख रहे हो, इनको दिख नहीं रहा कि ये अपने घर की माँ बहन बेटी भी हो सकती है, तो शर्मिंदा हो जहाँ आगे को निकल गए, चलो ठेला लेके अपना।
थोड़े तो होते हैं, मगर अगर मौका पड़ता है तो ये भी तय है, लोग कहते हैं आपके पास इन्फॉर्मेशन कैसे आती है, कि वही लोग हमें इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि हम नहीं। और स्पेशली बहुत बार ऐसा हुआ कि वो उसी कमरे के पास अपना ठेला लिए खड़े रहेंगे, जैसे आज यहीं बेच रहे हो, अब बस इशारा ही बहुत होता है मेरे लिए। जैसे मैंने देखा तो गर्दन अगर उसने झुका ली, मैं मान लिया कि यहीं है लड़की, तो मैं चले जाती। तो वो उनके भी हैं, फिर इन्फॉर्मर तो उनके भी हैं, वो उनसे पैसा लेते हैं। कस्टमर गया तो पैसे दो, मेरी दुकान मेरे ठेले पे खड़ा था इतनी देर से, बिल्कुल। मैंने तो कहा कि इसके पास ये वाली लड़की अच्छी, वहाँ चला जा, तो उसके भी हो जाते हैं वहाँ से। ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो अंतहीन है, जिसका अंत नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी ताकत की आजमाइश करनी है। तो बड़े आदमी तो कहीं और कर लेंगे जिनके पास पैसा है। अगर एक 50-60 साल का आदमी थुल मोटा भद्दा और ऐसे सो कॉल्ड मंत्री है वो, तो वो रूसी लड़कियों को बुला के और शराब का गिलास हाथ में लेके डांस कर सकता है, तो उसकी वीडियो वायरल हो रही है खूब। या वो हाईवे कांड हुआ है एक लड़की के साथ में, तो ये इस तरह की कि उनके पास पैसा है तो वो बड़ी जगह पे कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है ताकत की आजमाइश उनको। तो मैम इसमें जैसे अब जैसे कोर्टों पे आपने बताया है, बड़े बड़े थोन वाले मंत्री भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, कोठे पे नहीं आते, अरे मतलब लड़कियों को बुलाते हैं होटल्स वगैरह, तो इनकी डिमांड तो डिफरेंट होती होगी। जिसका जो अनपढ़ है, जिसके पास पैसा कम है, वो कहीं अलग जाता है, उसकी डिमांड अलग होती होगी। नहीं, देखिए वहाँ वो जाती नहीं, वहाँ ना डिमांडेबल लड़कियाँ हैं, ना कोई डिमांड करता है उनकी तो है ही नहीं डिमांड, उनकी कोई डिमांड नहीं है, उनके पास तो वहीं आ रहे हैं। वो बाहर जाएंगी तो वो तो बच के भागने की कोशिश नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो नर्क में है, वहाँ जिंदा नर्क है वो, तो वो तो बाहर उनको तो भेजा ही नहीं जाता है। ये तो स्वेच्छा से जाने वाली लड़कियां जो इस शहर से उस शहर में पढ़ने जा रही हैं, तो वहाँ करेंगी। क्यों पढ़ने जा रही हैं? अपने शहर सबके एजुकेशन हब है, सब जगह ऐसा नहीं है कि मतलब अंधाधुंध कॉलेज ना हो, सब जगह प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो ये इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी कोर्स कर लो फिर भी आप पढ़ने जाएंगी। मेरठ की लड़की होगी तो जाएगी, बेंगलोर जा रही है, हैदराबाद जा रही है, पंजाब जा रही है, वहाँ के लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं तो यहाँ आ रहे हैं। भरी पड़ी हमारी यूनिवर्सिटी, 19 यूनिवर्सिटी अकेले मेरठ जनपद में लगती है, फिर भी उन यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता। मैं तो माँ बाप का भी दोष मानती हूँ कि आप इसमें खुश क्यों होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है। अरे जो अपनी निगाह के नीचे है वही सब कुछ है। अभी तो समझ लो क्या चल रहा है, आप पूछ नहीं रहे, फ़ोन में सब कुछ खुल रहा है, घर में OTT में सब कुछ खुल रहा है। कभी तो पूछ लो कि क्या हो रहा है दुनिया में। आप कहते हैं उस बाज़ार से निकलो, मैं मेरठ से खास तौर पे कह रही हूँ कि कहते हैं कि उधर से मत निकलो तो नीचे सिर करके निकलना। सीखा ये किसने बसा रखी हैं, क्यों बसी हुई हैं वहाँ, क्यों नहीं इनका पुनर्वास होता, सरकार के एजेंडे में क्यों नहीं है? सरकार अपने एजेंडे में लाए और इतना ज़रूर करती हैं कि जब लगे कि थोड़ा प्रेशर बन रहा है कुछ करे तो अपना कोई आदमी एक खड़ा हो सस्ती लोकप्रियता के लिए और हाई कोर्ट में रिट करके बाज़ार खाली करा दे। कितने दिन वो फिर हाई कोर्ट में जाती हैं कि हमारे परमिसेस हैं, वो ये हमारा बैनामा है, हमारे मकान है, वो अपने मकान में ना रहें। हिदायत के साथ उनको फिर से छोड़ दिया जाता है कि आप जाएं अपने में, लेकिन धंधा नहीं करेंगी। फिर करने लगती, कौन चेक कर रहा है, कौन चेक कर रहा है, किसके पास? क्योंकि वही तो है सैया भाई कोतवाल, वही तो हैं, वो कहेंगे कर रहे हो, हम देख लेंगे अपने आप, उसका पैसा जाता है। सब दलाल बैठे हुए हैं, सब, उनका कोई रखवाला नहीं है। सब मैं बहुत बार समझाती हूँ, तुम समझते पुलिस वाले तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारे पैसे का साथ दे रहे हैं कि तुम इनको पैसे दो अपनी, और इस कमाई को जो खाता है मैंने तिल तिल करके मरते हुए देखे हैं, बहुत बुरा हाल सड़ के मरते हुए देखे हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑफिसर हो, चाहे वो दलाल हो या कोई और हो, बेचने वाला हो। बिल्कुल मैम, उनकी चीखें ऊपर वाला भी सुन रहा ऊपर वाला भी सुनता है कि मेरी सबसे पवित्र थी कृति और उसको मैंने किस तरह से चढ़ाव पर रख दिया, क्या हाल बनाया इसका। तो ये, और आप लोग समझ नहीं सकते कि कभी कभी मुझे लगता है कहाँ चले गए इमोशंस, कोई भाव नहीं आता उनके चेहरे पे। मान लो मैंने सर पे हाथ फेरा या कभी कभी ऐसी सीने से लगा लिया तो बस 1 मिनट को यूँ होकर हट जाएंगी, ऐसे कसमस आगे, कोई उनके चेहरे पे भाव ही नहीं आता। यही लगता कि ये दुख में आई हैं, अंदर से आई हैं कस्टमर के पास से, आके बैठ गई, इतने में दूसरे ने कह दिया उठ के चल दी, फिर आ गई बाहर, 5 मिनट बाद फिर कोई आया फिर चल दी। यार कभी कभी ऐसा लगता था मुझे कि जैसे पूरा बोझ मुझ पे जाता जा रहा है। मैं बैठी हुई इतनी देर से, मैंने देखा एक लड़की 3 बार चली गई है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी देर और बैठी रही तो मैं पागल हो जाऊँगी, या तो इन्हें मार दूँ या खुद मर जाऊँ, कि उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आया। ये भी नहीं कि मैं ये तो कहूँ कि नहीं मैं तो अभी गई थी, किसी और को भेज दो, ये भी नहीं कह सकती, मजबूरी है, बहुत मजबूरी है। अगर 15 कस्टमर नहीं दिए तो खाना भी नहीं मिलेगा।
उससे भी ज़्यादा उनको होता है अपने बच्चे से मिलने का, कि अगर बच्चे से नहीं मिले, ये 200 रुपये इकट्ठा करने में उनको कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन तक बच्चे से नहीं मिल रहे, दूधमुआ बच्चा है। अच्छा मैम, जो कस्टमर आते हैं जो उन्हें पैसे देते हैं उसमें से उन्हें पैसे नहीं दिए जाते, वो अलग से कमाती हैं एक्स्ट्रा बच्चे से मिलने के लिए? उसमें से तो उनको रोटी मिल जाती है ना, बस, और कुछ नहीं। कपड़ा मिल जाता है, रोटी, वो मेकअप का सामान, जो उनकी दैनंदिन ज़रूरतें हैं, जो नीड होती है उनको, हाँ, वो है, उनको मिलता है, और कुछ नहीं। पैसे क्यों मिलेंगे? पैसे मिलेंगे तो वो भागने की कोशिश ना करें, कहीं जोड़ ना लें और भाग जाएं यहाँ से। असल में वो ये व्यवसाय इस पे है कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे पूरी तरह से, कि एक बहुत मजबूत, बदतमीज़ और मतलब एकदम से क्रूर, और एक वो कि निरीह बिल्कुल, और बदतमीज़ी तो उनके स्वभाव में ही नहीं रह जाती। कितनी ज़िद्दी लड़की हो, वो भी ऐसे टूट के बिखर जाती है वहाँ, कि शायद जिंदा सोचती होगी कि प्रभु अब कभी जीवन ना मिले, और मिले भी तो कभी लड़की का ना मिले, कभी भी नहीं। मैम जैसे छोटे बच्चों को ये लोग उठा लेते हैं या मजबूरी में वहाँ जाती है, तो इनको जल्दी से मैच्योर करने के लिए कोई एक इंजेक्शन दिया जाता है, एक्सोटॉक्सिन। हाँ, तो इससे उनके दिमाग और शरीर पर क्या असर पड़ता है? देखो, शरीर तो ग्रो करता ही है। ऐसे हो जाता है कि मैं लगभग 1-1.5 महीने बाद एक लड़की से मिली, मुझे लगे कि मैंने इसको देखा, मेरा कई बार सिर झटका। फिर मैंने उससे पूछा, अरे ये कौन है? तो कहा, दीदी ये उन्हें है, आप ना पहचान रही इसको? मैंने कहा, ये कैसी हो गई भाई, एकदम से इसको क्या खिलाया कि इस कदर मोटी हो गई और अजीब सी हो रही है? मतलब उसकी गाल भी फूले फूले से हो गए, ब्रेस्ट इतनी भारी भरकम सी हो गई, अजीब सी हो गई लड़की, चेहरे पे जैसे अजीब से एक्सप्रेशन, नाजुक सी लड़की थी बिल्कुल। बोली पता नहीं इसके क्या रिएक्शन हो गया किस चीज़ का, इसलिए हो रही है ऐसी, ऐसे होता है। फिर मुझे लगा कुछ तो है। मुझे फिर एक लड़की थोड़ा मेरे से कभी कभी बात कर लेती थी, उसने कहा, दीदी ऑक्सीटोक्सिन दिया गया है इसको, और अब ये इतनी हाइपर है कि कोई भी कस्टमर आ जाए ये सबसे पहले कूद के जाती है, क्योंकि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, होते हैं कि वो इतना हाइपर हो जाती है ज़बरदस्ती कि मैं जाऊँगी, चाहे 10 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, मैं जाऊँगी। तो मैम ये एक बार दिया जाता है कि कुछ इसका ड्यूरेशन नहीं, रेगुलर कुछ दिन रेगुलर, रच बस जाए। और उसके बाद कुछ ऐसी गोलियां हैं जिनका मैं आज तक नाम नहीं पता कर पाई, जो हर लड़की को खानी ही है, वो नहीं खा पाएंगे, कैसे झेलेंगे 15-20 कस्टमर? तो क्या है, पता नहीं क्या है, कोई नशा है इस तरह का कि जो उनको सुन्न कर दे, उनमें कोई इमोशंस ना रहें, दर्द की कोई एहसास ना रहे, कोई पीड़ा ना होती हो, और जाती रहें, मना ही ना करें किसी को, जो चाहे वो करे। जैसे मैम पोर्नोग्राफिक सूट्स में होता है, इस तरीके से होता है क्या? जैसे उन्हें बिल्कुल सुन्न कर दिया जाता है इस तरीके से? हाँ, लगभग कोई ऐसी गोली ज़रूर है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि निकाली और गोली खा ली। भाई ये क्या था? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, ठीक नहीं हूँ थोड़ी, खाली। तो बहुत बाद में मुझे समझ आया कि ये इनको, मतलब उनमें से ही किसी ने बताया कि ये इसलिए ताकि झेल सकें। क्या क्योंकि कोई वहाँ पे किसी की मर्जी से तो उनकी से होता नहीं है, वो सब अपनी अपनी मर्जी से, वो सब सैडिस्ट आते हैं वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उन पे रहम खाए ना। रहम खाने वाला तो आता ही नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं आता कि वो केवल अपने सेक्स सेटिस्फेक्शन के लिए आता हो, ऐसा भी नहीं है। वो तो उनका प्लेजर ही उनकी चीखों में है, जो उनका सेटिस्फेक्शन है वो उनके चीखने में है, वो उनके चिल्लाने में है। हालांकि थोड़ा फ़र्क आता रहा कि जब हम कहते कि लात मार के बाहर फेंका, रह जाओगी एक दिन भूखी, रह जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भूख से मर नहीं जाता आदमी, व्रत भी तो रखता है। तो मैम वो ज़बरदस्ती भी करते होंगे, हमने पैसे दिए हैं, सब ज़बरदस्ती करते हैं, सब ज़बरदस्ती करते हैं। कौन एक 50 साल के आदमी के साथ सड़े हुए, कि इसके शायद कभी ब्रश ना किया हो, कपड़े धुले हुए ना हो, और अभी उसका मोटर बाइंडिंग का काम करके आया और नाखूनों में ग्रीस भरा हुआ हो, और वो सबसे किसी निपोर के कहेगा ये वाली लड़की भी मेरे साथ, और उस लड़की के पास ना करने का भी नहीं ऑप्शन तो होते ही नहीं, ऑप्शन नहीं है उनके पास। वो रूठ के जाएगी ना, मतलब जैसे कई बार मैं कहूँगी मैं बैठी हूँ, मैं नहीं जा, बैठ जा, तो देखेगी बस एक पल ऐसे, बिल्कुल आंखों में कोई भाव नहीं, और चल देगी जैसे बकरी की तरह से में आते हुए पीछे पीछे चल देगी। ऐसे लड़कियां बैठी हैं एक बेंच पे, अचानक एक आता है गंदा सा आदमी बिल्कुल, अब वो लड़की के ना बाल ऐसे थोड़ा सा पड़े हुए थे, तो उसे ऐसे करा उसने, वो थोड़ी सी कसमस आई मेरी वजह से, फिर उसने दोबारा करा, फिर ऐसी हो गई, फिर तीसरी बार उसने जिद करके करा। तो मैंने कहा तुझे दिख नहीं रहा कि ये लड़की मना कर रही है? ठीक है, पैसे नहीं दूंगा, मना क्यों कर रही है?
मैंने कहा मत खा मार, मैं कुछ भी मार दूंगी जो मेरे हाथ में आएगा, तू जा यहाँ से। लड़की नहीं चाह रही ना, तो उनके पास ये भी अधिकार नहीं है। जैसे आप सामने बैठे होते हो, वहाँ पे जाते हैं, आपके सामने कस्टमर आते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, आप कैसे ये सब चीज़ें मतलब देख पाते हो? इसलिए देखती हूँ कि मैं महसूस कर सकूं कि ये औरत होने का दंड है। कोशिश वो करती हैं कि मेरे सामने कस्टमर ना आए, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। क्या है तो अभी पता नहीं लोगों को कि औरत होने का दंड क्या है। महसूस मैं वो बच्ची अंदर जाते महसूस नहीं करती, मैं खुद को महसूस करती हूँ। मैम आप तो वहाँ पे बैठे हुए हो, मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आंखों में, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सामने वो नज़ारा ही देख रही हूँ। जब वो लड़की 5 मिनट बाद की 5 या 10 मिनट के बाद बाहर निकल के आती है, तो मैं उसके चेहरे में बहुत बार मैंने ढूंढने की कोशिश की, क्या सोच रही होगी इस समय। मैंने कई बार उसको जैसे ऐसे मैं गले से लगाने की कोशिश करती हूँ, तो ऐसे करके निकल जाएगी, रहने दो। तो बड़ा कठिन समय होता है, बहुत समय रुका नहीं जाता, रुकती हूँ फिर भी। या कई बार मालकिन देख लेती है कि थोड़ा नाराज़ होती है इस बात को लेकर, दुखी होती, तो पहले से मना कर देगी धीरे से। लेकिन कोई कस्टमर जिद करता है कि नहीं मुझे चाहिए एक लड़की, कई बार मन होता है कि हाथ पकड़ के खींच लूँ वापस, नहीं खींच सकती, नहीं, क्योंकि वो तो जाएगी ही। मैं कितनी देर बैठी रह सकती हूँ, अब नहीं जाएगी तो और 1 घंटे बाद जाएगी। कितनी देर में उसको सुरक्षित रख सकती हूँ, पर नहीं रख पाती ना। हर बार बाहर निकलेगी, हर बार वो पफ करेगी, लिपस्टिक को ठीक करेगी, फिर से एक्टिव होने के लिए। और तभी मुझे पता लगा कि कुछ गोलियां खाती हैं, कि उसने शायद सुबह से 2-3 कस्टमर निपटा लिए हो, तो फिर वो गोली खाती है। जैसे कोई टाइमिंग होती है सुबह से शाम तक की? ऐसा कभी कुछ भी नहीं 24 घंटे, कभी भी कोई भी आए? नहीं है, 12 बजे के बाद सब कस्टमर आना शुरू कर देते, दोपहर के 12 बजे के बाद, और रात भर चलता रहता है। सुबह 4 बजे मुश्किल से सो पाती है। पहले एक टाइम था कि ये 8 बजे से था रेड लाइट, 8 बजे से सुबह 8 बजे तक, लेकिन फिर अब कोई समय नहीं रहा, समय सीमा नहीं रही, और भी ज़्यादा वर्स्ट होता चला गया, क्योंकि लोगों ने ध्यान देना छोड़ कर दिया, ख़त्म। एक समय ये था कि समाज ध्यान देता था कि ये क्या हो रहा है, या मतलब दिन में अगर कोई जा रहा है तो उसे समाज का डर है, लोग देखेंगे, मेरा छोटा सा शहर है, मुझे कोई पहचान लेगा, मेरे पड़ोस में कोई कह देगा। तो लेकिन अब तो कोई कहता ही नहीं कुछ भी, कोई कहीं जा रहा हो 10 चक्कर काटो, कोई मना नहीं करता। एक बार ऐसा होता है कि मैं देख रही बाजार में ही थी मैं, हालांकि मैंने दुपट्टा बांधा हुआ था, एक आदमी गया, एक कमरे पे चढ़ा, फिर वो दूसरे कमरे पे चढ़ा। मैं देखती रही, फॉलो कर रही, मैंने इसको कहा ये जो मेरे साथी है, मैंने कहा तू जरा देखिए कहाँ जा रहा है, ये भी तो इधर गया इस पे, फिर उतर के आया, ये आगे आगे चलती रही। मैंने कहा मैं रुक रही हूँ, मुझे देख के पहचानेगा। फिर मैं एक तो बालों से पहचानी जाती हूँ थोड़ा ज़्यादा, जो भी नहीं जानता वो भी सोच लेता है कि ये होंगी। फिर अगले पे गया वो, फिर मैं तीसरी बार मैंने कहा अच्छा तू रहने दे, मैं जाऊँगी, चढ़ने दे, कहाँ जाएगा। जैसे ही वो चढ़ा तो मैं 5 मिनट रुक के इंतज़ार करा कि उतर रहा है कि नहीं, फिर से क्या बार बार सभी जगह जा रहा है, ऐसी कौन सी लड़की चाहिए इसको। मैं चली तो बेंच पे बैठा था, जैसे मैं पहुंची तो सब घबरा गए एकदम। मैंने उसकी ऐसे कलाई पकड़ी उस आदमी की, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारे रुपए थे जिन्हें वो गिन रहा था बैठ के। मैंने ऐसी छोड़ी नहीं, मैंने कराई, वो कहता मैं छोड़ा, मुझे जानती नहीं है। मैंने कहा तू भी मुझे नहीं जानता, मैं मारूंगी 10, गिनूंगी 1, अब तू मुझे बता किस चीज़ के पैसे लड़की बेची है। मालकिन से कहा, मैंने कहा कहाँ भाग रही है, मैंने दरवाज़ा बंद करा, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, ये बता दे कौन सी लड़की बेची है। मैंने गिने, वो 40,000 रुपये थे। मैंने कहा बता मुझे कौन सी। नहीं दीदी कोई सी भी नहीं बेची। तो मैंने कहा ठीक है नहीं बेची, ये पैसे मैं रखती हूँ, मैं इन लड़कियों को सबको बांटूंगी। मैंने कहा चलो लड़कियाँ सारी खड़ी हो जाओ, तुम्हें दूंगी ये पैसे। उन्होंने रुको तो दीदी रुको तो जरा। मैं कहा तो बता ना कि ये पुलिस वाले हैं। अच्छा वो लड़का पुलिस वाला था? पुलिस वाला था, और शायद किसी बेची हुई लड़की का कमीशन लेने आया था। अच्छा। मैंने कहा तो मैं तो मुकदमा लिखाऊंगी इसके खिलाफ, मैं जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जानती पुलिस वाला मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो दिखाऊंगी पुलिस को कि ये देखो ये पुलिस का स्वरूप है। मैंने उसका मीडिया ट्रायल कराया, इतना शर्मिंदा करा
कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र लिया, या सस्पेंड हुआ पहले, तो यहाँ से ट्रांसफ़र लिया, मैंने उसकी यहाँ शक्ल, मैं यहाँ नहीं दिखना चाहिए मुझे, और इस थाने में तो हरगिज़ भी नहीं। मैं इतना बवाल मैं जब बवाल करने पे आती हूँ तो मैं करती हूँ, क्योंकि यही भाषा समझ में आती है इस समाज को भी, प्रशासन को भी, और सबको यही भाषा समझ में आती है कि आप बदतमीज़ हो जाओ। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा क्या है कि आप एक औरत की अस्मिता के दाव लगाने पे और वहाँ कमीशन लेने चले गए। मैं नहीं ढूंढ पाई कौन लड़की बिकी, कौन था, उसका कहना था वो पूना चली गई, जो लड़की आई थी यहाँ नहीं है, बाहर में चली गई है, वो बाहर में भी भेज देते हैं ये कुछ दिन के लिए। जो थोड़ी सी ये लगे कि ये भाग नहीं सकती, अब इसका कोई रास्ता नहीं है, तो उसे बार बार में भेजते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा मतलब ट्रस्ट हो जाता है उस पर। हाँ, ट्रस्ट हो जाता है। तो उसको शायद पूना भेज दिया गया, कमाठीपुरा भेज दिया गया हो, वहाँ नहीं थी पर वो लड़की। तो अब इससे ज़्यादा और ख़राब क्या हो सकता है? वो 10 जगह इसलिए चढ़ा था कि उसको खुद ही नहीं पता था लड़की कहाँ बिकी है। ना उसने बेची थी, ना कुछ करा था, कमीशन बस उसे कमीशन चाहिए था, वही बिकी है, वो कहाँ है लड़की, तो बताते रहे कि उसको होगी, उसको होगी, वहाँ देख लो, माने तो नहीं आई, तब जाके तीसरी जगह पर उसको पैसे मिले। ये मुझे कभी समझ नहीं आया कैसे पुलिस वालों तक ये बात पहुँचती है, कभी भी, और कैसे उनका ज़मीर ये गवारा करता है कि गांव में तुम्हारी बेटी भी होगी, बीवी भी होगी, माँ भी होगी, तुम कैसे ही कर रहे हो। मुझे कभी नहीं आती बात समझ में, और क्यों नहीं इनका ज़मीर मर जाता है, मुझे भी नहीं आता कभी। उनकी खुद की बेटी नहीं है ना मैं वहाँ पे, इस वजह से नहीं आता। अपनी घर में तो होगी, घर में है ना, उस जगह उस दलदल में नहीं है, दलदल में नहीं है, पता नहीं कहाँ बैठा है, कोई छिपा हुआ। जब अपनी बेटी की चीखें सुनाई देंगी ना तो पुलिस वाला अपने आप खड़ा हो जाएगा, उसका जमीर जाग जाएगा। नहीं पता है कि ये नरपिशाच हर जगह है, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ आप उनसे सुरक्षित हों, बस आपको खुद होना है, बेटियों को खुद करना है, खुद सचेत होना है। और नहीं, अभी मुझे किसी ने, अभी मैं रास्ते में देखती आ रही थी, किसी ने इंस्टा पे लिखा है कि मैं उस दिन से बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई हूँ, मैं शहर से अलग पढ़ती हूँ, लगातार माँ को बात कर रही हूँ, पापा को बात कर रही हूँ, और घर से निकलती हूँ तो अभी बता के चलती हूँ कि मैं अभी इस रूट पे जा रही हूँ। सच में मुझे आपसे बहुत हिम्मत मिली है, तो ऐसे हिम्मत थोड़ी सी ले लो कि बताओ, माँ बाप से बड़ा हितैषी कोई भी नहीं है आपका। उनको बताओ कि हम यहाँ हैं, पढ़ाई शहर में पढ़ रहे हो तो बता दो इस वक्त हम यहाँ हैं, ये हमारी लोकेशन, आजकल तो लोकेशन डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, ये टैक्सी। मैं सभी लड़कियों से पॉडकास्ट के जरिए कहती हूँ कि जब भी आप बैठे, आप पढ़े हैं दूसरे शहर में, कोई बात नहीं है। अगर आपने कुछ हायर किया है तो उसका नंबर देखें पहले, चाहे ऑटो हो, अब तो स्पीडो और सब चीज़ें हैं, सबके नंबर अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको शेयर करके उसके बाद बैठो। कहीं सुरक्षित, कोई जरा सा भी तुम्हारी सुरक्षा में लूप होल दिखाई देगा तो सबको पता होगा फिर कि तुम कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी। तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ, बस अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार, और मैं सबसे कहती हूँ कि जो बच्चियाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज दे रही हैं उनकी मर्जी है, बॉडी माई चॉइस है, एक बार आके उन बाज़ारों को भी देख लें जहाँ कैसे अस्मिता तार तार होती है, उसे भी आके देख लें एक बार, किस तरह मरती हैं लड़कियां तिल तिल करके, जिनका 25 साल के बाद कोई कैरियर नाम की चीज़ नहीं होती। आप 25 में शुरू कर रही हैं, वो 25 में ख़त्म हो जाती हैं, देह ख़त्म हो जाती है उनकी। तो उन्हें भी आके एक बार देखो क्या बीतता है लोगों पे, वो आके देखो। फिर भी लगे तुम्हें कि ये काम आपको करना तो करो, आपकी मर्जी, आपकी बॉडी है, आपकी चॉइस है। मैम, जब आप एक लड़की को बचा लेते हैं, जैसे कि आपने अभी तक 562 कुछ लड़कियों को बचा लिया है, तो जब आप उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं उसके बाद उनका रियलिटी क्या होती है? उनके घर वाले उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं? अगर नहीं करते हैं तो शेल्टर होम्स होते हैं, उनकी डार्क रियलिटी क्या होती है? नहीं, देखिए, घर वाले तो एक्सेप्टेंस घर में तो है ही नहीं, नेपाली लड़कियों को कुछ को छोड़ के कि जो हमने वापस भेजी है, एक्सेप्टेंस तो सोसाइटी भी नहीं है। घर वाले तो जब करेंगे, एक लड़की भाग के शादी कर लेती है, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, या तो मार दो या हमसे मर गई, शक्ल नहीं देखेंगे, तो कहाँ इनको कौन कर रहा है एक्सेप्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी गलत है कि नारी निकेतन की स्थिति ख़राब है, ऐसा ये पता नहीं कैसे कोई मिथक चलाता है, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ इतने लोगों का आवागमन है, इतने बड़े स्टाफ हैं, ये तो हो सकता है कि देखिए जहाँ 100, 150, 200 लड़कियाँ रह रही हों, मिक्स है सब, वहाँ से भी आई हैं, यहाँ से, वो लड़ती हैं आपस में, बाहर नहीं जा रही, वो एक तरह की जेल है, झगड़ा करती हैं, खाना बनाने पे झगड़ा होता है, कपड़े धोने पे झगड़ा होता है, नहाने में कौन पहले घुस गया इस बात पे झगड़ा होता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं, तो झगड़ालू तो हो जाती हैं। रोटी बनाना मैं नहीं बनाऊंगी, आज 2000 रोटियां बननी है, मैं नहीं बनाऊंगी,
कोई और बनाएगा। तो इन बातों पर झगड़ा तो होता है, मगर ये गलत है कि वहाँ उनका कोई शोषण होता है। ऐसा नहीं है। सबके जो उनके साथ और लड़कियां हैं वो ऐसी भी हैं जो घर से भागी हुई हैं, अभी नाबालिग हैं, उनको नारी निकेतन में रखा गया है, तो उनके माँ बाप आते रहते हैं। और ऐसे भी पुलिस वाले और हम जैसे लोग तो लगातार चक्कर काटते ही रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो, पर ऐसा नहीं है। हाँ, माँ बाप का एक्सेप्ट, परिवारों का नहीं है, बिल्कुल भी ज़ीरो। आपने अभी तक जो 505 लड़कियां बचाई उनमें से किसी के भी फैमिली मेंबर्स नहीं है, एक्सेप्ट नेपाल नहीं किया के है? नेपाल ने किया। अच्छा, नेपाल उन की लोगों कई ने लड़कियां, किया है। हाँ, नेपाल की बहुत लड़कियां जितनी हमने निकाली सब अपने घर गई। और इसमें हमारे नेपाली एनजीओ है जिसके साथ हमारा टाइप भी है, उनका हमें माइती है, उनका हमें बहुत सहयोग है। वो उनको पुनर्वास का भी काम करती हैं। उनका मतलब उनको सब चीज़ें सिखाना, जो जिसमें इंटरेस्ट हो उनका, उसको वो करके सिखाती हैं और फिर स्किल्ड करके उनको देती है माँ बाप को। कभी ये खुद कमा के तुम्हें देगी इसको कहीं भेजना मत। नौकरी के नाम पे ले गए थे लोग, तो भेजना मत कहीं भी, ये घर में कमा के देगी सब चीज़ तुम्हें, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा परिस्थिति को देख के भी ऐसा हो जाता है कि 15 साल बाद एक भाई अपनी बहन को का पता निकालते हुए आया, और जब वो गायब हुई मुश्किल से 10 साल की थी। अच्छा। वो गांव में सपेरे दिखाने आ जाते हैं, सांप का तमाशा, वो देख रही थी और उसके साथ साथ चलती रही। जहाँ जहाँ वो गलियों मोहल्लों में दिखाता रहा उनके साथ साथ चलती रही। अब वो किसने गायब की ये तो वो नहीं बता पाती, लेकिन जब उसकी आँख खुली तो वो बाजार में थी। बरसों बीत गए, भाई ने नहीं छोड़ा उसको ढूंढना, ढूंढता रहा। वो एक पुरानी फ़ोटो लेके, गरीब, बहुत बहुत गरीब। तो फिर एक दिन उसने हमसे किसी तरह संपर्क किया और वो बिल्कुल एकदम फटे हाल से कपड़ों में था। मैंने कहा क्या है भैया? कि जी मैं यहीं दाल मंडी में काम करता हूँ। अच्छी बात है, मेरी बहन फंस रही है ऊपर। मैंने कहा तुम दाल मंडी में काम करते, बहन कैसे फंस गई? तुमने खुद तो नहीं भेज दिया? मैं कहा नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर का हूँ। दाल मंडी में तो अब काम कर रहा हूँ 2 महीने से, क्योंकि मुझे अपनी बहन निकालनी है, ढूंढनी थी पहले, और अब मैंने उसको ढूंढ लिया है, बस आप निकलवा दो। किसी ने बताया वो निकलवा सकती है। मैंने कहा चल अभी चलते हैं। मैंने कहा तू नीचे रहना, मैं हरिए गए, ज़्यादा लोग हमने नहीं लिए, शोर मच जाता। मैंने जाके उस लड़की के नाम से बुलाया और जीने पे से मैं ऊपर चली गई थी, फिर मैं दूसरा जीना चढ़ते चढ़ते आवाज़ लगाती, तो उसकी मालकिन बोली अरे दीदी आपने देखा नहीं, ये तो ये खड़ी वहाँ कहाँ ढूंढने जा रही है उसको। अच्छा, मैंने कहा यहीं खड़ी, मैंने ध्यान नहीं किया। मैंने से कहा कि इस बीच मैंने इससे कहा कि जरा इसके भाई को बुला ले। मैंने कहा बेटा तुझसे कोई मिलने आया है? कि मुझसे कौन मिलने आया, मैं तो यहाँ कोई नहीं जानता। मैंने कहा नहीं, कोई ये कह रहा है कि उससे मिलना, मुझे अभी बुला रही हूँ। तो उसका भाई आ गया। अब वो तो भाई को पहचान गई, भाई नहीं पहचान पाई क्योंकि जब 10 साल की थी, देखती रही थोड़ी देर। तो फिर जो रोई है ना उसके गले लग के, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने दोनों को बड़ा मुश्किल से दोनों को अपने पास ऐसे करके मैंने कहा बैठ के बात करते हैं। उस दिन बात करी, मैंने लेके जाएगा? हाँ जी लेके जाऊँगा। ले गया वो। कुछ दिन बाद मुझे उसने मालकिन ने फ़ोन करा कि दीदी वो वापस आ गई। वापस क्यों? ये क्या बात हुई? मैं गई उसके पास, मैंने कहा क्या हुआ? कि दीदी यहाँ तो मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, वहाँ तो रोटी भी नहीं है, अब मैं कम से कम अपने भाई को रोटी तो खिला सकूँगी। मेरे तेरे भाई ने भेजा है? नहीं, तो मुझे ये कह रहा है मेरे से मर गई, तू मर जाएगी उसी दिन, मैं इतनी मुश्किल से तुझे लाया हूँ, मैं कुछ भी करूँगा तो हम 2 रोटी खा के सो सकेंगे, 2 रोटी खाएंगे, क्योंकि लेकिन उसका परिवार तो पहले ही भूखा मर रहा है, मैं और उनके उस पर जाके बैठ जाऊँ। अब मैं जाती रहती हूँ और पैसे भेजूँगी अपने भाई को। अब वो अपनी मर्जी से आ गई, अच्छी से आएगी तो कोई और काम कर ली थी, यही काम करना था, फिर वही एक्सेप्टेंस आ जाता है। मैम तो ऐसे कहाँ करे, वहाँ तो काम ही नहीं जहाँ की वो है। मैम अपनी रियलिटी छुप, मतलब जैसे अभी हम एक सेक्स वर्कर हैं, हाँ। और हम वहाँ से निकल आए, हाँ। तो हम कहीं और काम करना चाहें तो जरूरी है कि हम उन्हें बताएं? हमारे ऊपर कोई लिख तो नहीं दिया, पट्टा तो नहीं चिपका दिया हम है? क्या देंगे उनको? सब कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए? आधार कार्ड तो सबके मैंने बनवा रखे हैं, राशन कार्ड भी सबके बनवा रखे हैं, मगर जो ये भी चाहिए कि किसी की ज़मानत लाओ, कैसे रखेंगे काम पे? अगर घर में भी झाड़ू पोछे के लिए रखवाते हैं वो लाओ। हाँ, लेकिन मैंने अब कुछ लड़कियां मॉल में लगाई हैं आजकल। मॉल का मैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एक एजेंसी को हमने बात की, उन्हें तो पता है कि हम ये काम करते हैं, और ये वो लड़कियां हैं। लेकिन हमने 7 लड़कियां दिल्ली एक मॉल में लगवाई हैं, और 3 या 4 हमारे यहाँ हैं, 3 है कि 4 हैं। हाँ, लेकिन उसका हमें हॉस्पिटल्स में लगवाई हैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड में। भी तुम्हें कुछ और तो आता नहीं? हाँ बिल्कुल, उन्हें क्या आता है ना, बेचारे अच्छे को। से मैनेज करो। कहीं तुम्हें जाना नहीं है, कोई डबल ड्यूटी भी कर रही है, भी जाना तुम्हें कहीं है ही नहीं। ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनसे एडमिनिस्ट्रेशन को बता रखा कौन है ये, कि इनको जगह दे दो ताकि यहीं रुकें, कहीं और ना जाए। अभी कुछ समय लगेगा इन्हें बाहरी दुनिया में आने में। वो समय इनका बीत जाए तो इतना तो चलो हमने थोड़ी सी अपनी साख बना रखी है कि वो हमारे कहने से रख लेता है और हमारी गारंटी पे रख लेता है।
कि मैंने कहा लिखवा के ले लो, हमसे तो गारंटी है, ना ये चोर हैं ना ये जार हैं, ये बस मजबूरी की किस्मत मारी है ना, इतना कर देंगे। तो अच्छे नतीजे आ रहे हैं उसके भी, कोशिश कर रहे हैं। कुछ को और ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं अभी कुछ लड़कियों को, सिलाई कढ़ाई की इस तरह की। तो देखते हैं क्या होता मैम, है। उनके चेहरे पे खुशी देख के आपको बहुत सुकून मिलता होगा ना? बहुत ऐसे हो जाती हूँ कि जैसे मेरी घर में रहती हुई आई बरसों से, नाम से बुलाएंगी, संजोग आंटी कहाँ गई, वो कहाँ गई, सबको नाम से बुलाएंगी, तो वो लगता है बस ये परिवर्तन है। और नीचे उतरते ही हो जाती हैं वो मतलब जब तक ऊपर हैं कुछ और हैं, नीचे उतरते एक लड़की कहती है मुझे दुपट्टा दे दो, वो तो मैं हमेशा रखती हूँ अपनी गाड़ी में, 2-3 दुपट्टे, कुछ कपड़े, सूट वूट। तो मैंने कहा क्यों, कि मेरा भाई ये नीचे है, आप बता रही हो, और मेरे तो बाल कटे हुए हैं, मुझे कितना डांटेगा। देखो वो ये सब भूल गई कि तूने क्या कुछ कर रही है वहाँ पे, बाल कटे याद आए, यानी वो अपना घर याद आया उसे कि मेरी क्या संस्कृति है, कि जहाँ शायद बाल काटने को मना हो, शायद वहाँ ये इस अच्छा ना माना जाता हो। तो उनके चल ऐसी दुपट्टा ढक ले और एक रबर बैंड डाल ले वालों, पता नहीं लगेगा। तो बदल तो ज़रा सी देर में जाती हैं, उनके इमोशंस को जगाने के लिए तो नीचे आना ही काफ़ी है। जो बाहरी दुनिया में जैसे ही पैर रखती हैं एकदम बदलती हैं। सबसे पहले कहेंगी कि मुझे दुपट्टा दे दो, वो नहीं है मेरे पास, कोई भी लड़की आएगी वो दे दो। तो बहुत ऐसी घटनाएं कि लड़की चलती है, लड़की क्या 2 बेटियों की माँ थी, बड़ी प्यारी सी 2 सांवली सी बेटियाँ। और कलकत्ता से काम के लिए उसने किसी से कहा, उसने कहा मैं तो दिल्ली कर ही रही हूँ, चल मैं तुझे भी दिल्ली दिलवा दूँगी। और अपनी दोनों बेटियाँ लेके चले, पति नहीं रहे थे, गुजर गए थे। अच्छा। कोई और संसाधन नहीं था, तो बोली कि दिल्ली में ज़्यादा पैसा है, रहने को भी जगह मिल जाएगी। मतलब उसकी समस्या ये थी, कर तो वहाँ भी लेती, लेकिन बेटियों को किसके भरोसे छोड़ूं। मतलब वो इस बात से डर रही थी कि बेटियाँ कैसे रहेंगी, और देखिए उसी दलदल में फंस गई जिससे बच के बेटियों को ले आई। जब हमने उसे निकाला तो उसने मेरे पैर पकड़ के कहा कि आपने मेरी बेटियाँ बचा दी, मैं बचती ना बचती। तो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती मुझे चाहो तो वहाँ भेज दो, मेरी बेटियों को रख लो। मैंने तू जाएगी ना, तेरी बेटियाँ जाएगी, तो निश्चिंत रहे। राय निकेतन भेजा उसे, बेटियां पढ़ रही हैं अभी, उसकी शादी हुई दूसरी, बेटियां वहीं रह के पढ़ रही हैं। मैं ठीक है सुकून से, क्योंकि होमगार्ड साथ जाती है बाहर कॉलेज छोड़ने भी, फिर वहाँ रुकती है इतनी देर, फिर वापस लेके आएंगी। ये व्यवस्था तो सरकार की तरफ से है, उसमें कोई दिक्कत। ये तो बहुत बकवास अच्छा है, काम है। हाँ। मैम, आपका जो सफ़र है इस दलदल से निकालने का लड़कियों को, वो कैसे शुरू हुआ और इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं अभी तक, जो 562 लड़कियों को निकालने सच में में? अगर कहूँ तो दिक्कत तो मुझे सिवाय इसके कि उनके चेहरे पर कभी मैं अपने प्रति मित्र भाव नहीं ला पाई या तो मतलब यूँ तो मेरे घर भी आती हैं, ये शादी ब्याह उसमें आएंगी, मैं ज़बरदस्ती उनसे कहूँगी चलो जन्मदिन मनाओ, दीदी हमें तो पता नहीं इसका कब का जन्म है, तो मैंने कहा कोई भी एक तारीख रखते हैं, चलो इसका हर साल इसी मनाया करेंगे। ज़बरदस्ती मंगवाती हूँ, केक मैं लाऊंगी, कपड़े वपड़े तुम लाओ अपने बच्चे के, चलो अच्छे से खूब मनाते हैं। सोशल मैं करना चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रीमिंग में आए वो, और लेकिन फिर भी मैं वो, और ऐसे भी नहीं कि मान लो मेरा कार्यक्रम है कोई भी, और चाहे कोई भी बैठा हो, महिला आयोग की सदस्य एक बार बैठी थी, मैंने उनको बिठाया मंच पे, तो थोड़ा उन्हें एतराज़, मैंने कहा आप हट सकती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो रहेंगी, इनको किसने, इन्हीं के लिए तो बात कर रहे हैं हम और ये मंच पे ना आए, ये किसने कह दिया कि इनको मंच नहीं आना चाहिए, बोलेंगे वो अपनी स्थिति पे खुद जो उन्हें कहना है। तो ऐसा भी नहीं है। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत से ऐसे कार्यक्रम हमने उनके कराए जिसमें उनकी कला भी उभर के आई। बस परेशानी ये की आई कि मुझे एक बार मार दिया गया था, बस बाकी तो कुछ नहीं बाकी तो मुकदमे तो बहुत क्या हुआ था मैम उस टाइम पे? ये 2010 की बात है, 31 दिसंबर की रात थी, मतलब सुबह थी, रात तो नहीं थी। मेरी बेटी की शादी नज़दीक थी और कार्ड बांटना था मैं। पहला कार्ड भगवान जी को देखे, हमने कहा बेटी के ससुराल में पहला दे के आते हैं, बड़ी बेटी की में उसके देने जा रहे थे। तो हमारे साथ जो साथी थे हमारे, वो पुलिस में हैं, उन्होंने थोड़ी दूर जाके कहना शुरू कर दिया था कि अरे कोई फॉलो कर रहा है हमें। मैंने कहा ये तो पुलिस या दिमाग है, लगाए रखो इसे इसमें कि कोई फॉलो कर रहा है, हमें कोई फॉलो नहीं कर रहा, मुझे कौन करेगा, नहीं कोई कर रहा है। हमने 2 गाड़ियाँ बदली बीच बीच में, बुला बुला के वो किसी को कहते रहे कि हाँ गाड़ी मेरी ये वाली छोड़ दे, मुझे मैं ले लूँ। वहाँ पहुँच गए और ऐसे सड़क क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ जाना था, तो ये तो मुझे दिखा कि सामने दूध का टैंकर हमारी तरफ एकदम बढ़ा। मैंने उनसे कहा कि ये दूध का टैंकर ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारी तरफ आ रहा है। उनको समझ में आ गया था, उन्होंने 1 सेकंड में मेरा सिर तो पकड़ के नीचे करा और खुद वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए।
इतने ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। मैं भी, वो छोटे तो बहुत हैं, रॉड है पैर में, ये देखिए पूरा शिकंजा है ये हाथ में, ऐसे इस हाथ से बहुत नहीं सर्वाइवल है, उंगलियाँ चला सकते हैं पर ये ऐसे नहीं इसको कर सकते हैं। पैर में भी रॉड है, इस घुटने में शिकंजा है पूरा एक लोहे का, उसके ज़रिए चल टुकड़े हो गए थे बिल्कुल। लेकिन मैंने कोई मुकदमा नहीं लिखवाया। और जब मुझे होश आया तो मेरे कुछ साथियों ने कहा मुझे कि वो आया था यहाँ पे, किसी का नाम लिया। उनका वो क्यों आया था? वो कह रहा था कि बहन जी से एक बार बात करा देना, मेरी मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा छोड़ो। डिस्चार्ज होकर मैं घर आ गई तो मैंने, हमारे यहाँ चूँकि रिवाज है, बैठक अलग होती है अंदर का अलग, मैंने बैठक में अपना डलवा दिया कि वहाँ डाल दो, सब आते रहेंगे नहीं तो। वो आया दूसरे तीसरे दिन और बाहर लॉबी में बैठा था, तो ये बोली मुझसे आके कि दीदी वो आया हुआ है, मिलने को कह रहा है, बाहर भेज दूँ? मैंने कहा नहीं, बुला ला। वो आके रोने लगा, बहुत बुरी तरह से रोया मेरे पैरों में बैठ के। बोले मुझसे गलती होगी, मेरे पे मुकदमा लिखा दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने ऐसे ही उसे कहा। मैंने कहा चल, क्या पागल होता, पागल, चल हो गई गलती, तुझसे मान ली ना, इससे बड़ा और कुछ नहीं होता, छोड़। फिर उसने रोते रोते एक धागा निकाला काला और कहा ये मुझे बांध दो। मैंने कहा बांध दूंगी, चल भाई, बंधे तो है नहीं, हाथ तो टूटा पड़ा है, पटला बांधूँ बता। ये सब मेरी तरफ आँख निकालते रहे, जहाँ इसका दूसरी कम्युनिटी का भी था, तो मैंने बांध दिया। मैंने कहा अब कि निभाऊंगा, भले ही नहीं हूँ मैं जानता इसका अर्थ। और उसने मुझे 30 लड़कियाँ निकलवाई उसके बाद, जो कि उस सबसे बड़ा वहाँ का दलाल था। और कभी बिना बहन के बोला नहीं। मैंने भी उसको बरसों राखी बांधी उसकी डेथ तक, हमेशा। तो ये बदलाव का एक था। और उसके बाद भी मुझे कभी कोई परेशानी, फिर गई कोई परेशानी, मैं तो आज लड़की निकालती हूँ, अगले दिन फिर जाती हूँ, फिर जाके वो चिल्लाएगी, वो ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया कल। मैंने कहा कल चाय नहीं पी थी, इसलिए वापस आई। मैंने कहा चलो चाय मंगा और कुछ खाने को मंगा, भूख लगी। वो कल से भूखी हूँ? मैंने कहा कल से भूखी हूँ। तो इतना सिर दर्द कर दिया मेरे, जान को चुपचाप दे देती, मैं तो जब भी ले जाऊँगी तुझे पता। मैंने कभी भी उनके साथ बदतमीजी नहीं की आज तक भी। तो मैम आपके साथ कभी कभार वो कोऑपरेट भी करती होंगी ना? ना करती नहीं है। अच्छा, वो अपने उसी में रहती है। हाँ, मैं बीट पाट तो देती हूँ, देखो हो जाती है मुझसे कभी कभी, बहुत गुस्सा आ जाता है तो मार दूंगी, एक तो थप्पड़ भी मार देती हूँ। अखबार भी लिख देता है कभी कभी, हालांकि मेरा इतना साथ देते हैं पर फिर भी लिख देंगे समाज सेवा गुंडई। पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने बच्चे को भी तो डांटना पड़ता है, गलती कर रहा है तो। करेक्ट। और मैं अगले दिन जाके बैठ रही हूँ और फिर मुझे वही रेस्पेक्ट देनी है, तो ये मेरे लिए बहुत है। या मैं रास्ते में मिल रही हैं तो नमस्ते अच्छे से करनी है, खिड़की पे झुकी हुई हैं तो लड़कियां अगर वहीं से, लोग उनकी तरफ देखना नहीं चाहते, लेकिन अगर वहाँ से मुझे हाथ जोड़ कर नमस्ते करनी, मेरे लिए बहुत है, इतना ही। मैं इससे ज़्यादा की ना तो कभी इच्छा रही थी। बस इच्छा ये है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, कोई सोचता हो ना कि ये बाज़ार बंद हो जाए, मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती, ऐसे नहीं। अगर ये बाज़ार बंद हो तो इनके पुनर्वास के साथ हो, इनको काम सिखाओ, इनका कुछ ऐसा करो कि ये सिर उठा के जी सकें, और वो संभव नहीं है, वो सरकार की मंशा नहीं है। तो फिर मैं नहीं चाहती कि ये बाज़ार बंद हो जाए। मैम आपको लगता है कहाँ जाएंगी? मैम आपको लगता है कि ये जो दर्दनाक, जो अभी दंदल हर शहर में, हर गांव में जो बसा हुआ है, ये कभी खत्म होगा? नहीं, सवाल नहीं उठता। क्यों ज़्यादा बेटर, मतलब बदतर होता जाएगा? मर्दों की जो सोच है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं है ना, उनकी औरत पे अपनी काबू पाने की जो निश्चित समय है वो खो जाएगा। एक आदमी अपने घर में नहीं चल रही है उसकी, क्योंकि आजकल घर की औरतें तो मजबूत हो गई हैं, वो तो कूट देंगी तुम्हें, तुम उसे कुछ कहोगी तो तुम्हें ड्राम में पैक कर देंगी। है ना, और सांप से भी कटवा देंगी। तो वो वहाँ करने आते हैं उस सब का, 500 रुपये 600 रुपये कमाएंगे, 250 वहाँ देंगे, 100 रुपये की शराब पियेंगे, बाकी जो 100-150 बचे वो घर में देंगे। अगर बीवी ने कहा इनमें क्या होगा तो उसे कूटेंगे, खुद भी पीटेंगे, रोटी भी नहीं मिलेगी। तो वो वहाँ आते हैं ये सब करने कि जो भी हम कर सके, जो उसके साथ करना चाहते हैं हम। उनका मन होता है कि हम बीवी को मारें पीटें, वो पिटती नहीं है तो उनको मारेंगे। और अगर कोई लड़की चीखती चिल्लाती नहीं है या वो प्लेजर का एहसास नहीं कराती, मैम तो ये कोटे वाली जो औरतें होती हैं वो उनको मारने कूटने की भी मतलब वो परमिशन दे देती हैं? कुछ भी करो, अंदर ले जा रहे हो, पैसे दे दिए तुमने, अब वो तो ऐसे चुप रहती है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं ऐसे तो कभी कुछ ऐसा भी केस हुआ है कि किसी की इस मतलब काम करते हुए किसी की जान चली गई हो? नहीं, क्योंकि ज़्यादा जबरदस्ती कोई मतलब जैसे दिखा रहा हो अपनी। नहीं, ऐसे तो नहीं है, लेकिन ऐसे तो बहुत मरी हैं लड़कियां, बहुत, जिन्होंने चूना डाल दिया, जिंदा कैसी रहती, या
बार तो बड़ी घटना हुई थी, वो तो खैर कुछ बाहर से लेके आया था, वो कुछ लकड़ी का था कि क्या था, क्या चीज़ लेके आया, वो डाल दिया, वो टूट गया अंदर, तो लड़की तड़प तड़प के मर गई। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। क्योंकि जब उन्हें ऑल परमिशन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी करने की है कोई। हाँ, वो अंदर जाके कुछ भी करें, कोई मना ही नहीं है। बस एक मना ही है कि आप प्रोटेक्शन के बिना नहीं जाएंगे। अच्छा, कंडोम यूज़ करेंगे, वो भी 20 साल लगे हमको इस सब भी करने में, कि लड़कियों को समझाने के अच्छा ही पॉजिटिव हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा। बोले जीवन तो यह भी खत्म। तो मैंने कहा ऐसे मर के क्यों मरती हो, जीते जी क्यों मरती हो, मना कर दो। उसकी मना ही तो है कि वो लड़कियां मना करेगी, दीदी मना कर रही है, मना कर रहा है प्रोटेक्शन के लिए, तो हट जाओ। तो मतलब ये कंडोम यूज हर कोई करता है, वहाँ पे कंपलसरी है? कंपलसरी है, फिर ठीक है। हाँ, वो नहीं है इतनी अवेयरनेस तो आई उन लोगों में। हाँ, नहीं वो तो उन्हें पता है कि भी हमारा कौन करने वाला है। अच्छा पॉजिटिव जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। जैसे इसमें आपने बताया कि 25 साल तक मतलब उनकी उम्र होती है, हाँ, तब तक मतलब जो कोटे वाले होते हैं उनको रखते हैं। हाँ, तो उसके बाद इनकी जो लाइफ होती है वो क्या रहती है? नहीं रखते नहीं है वो, देखिए उन्हें पता है हमको क्या करना है, कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। तो तब तक वो इतना धीरे धीरे इतना तो कर देती हैं कि या तो वो कहें कि हम ट्रैफिकर बन गए, हम ला देंगे लड़कियां और रहने दो हमको यहाँ, ओके, अपने गांव देहात से जहाँ से हम आए हम ले आएंगे। या फिर वो कस्टमर की दया पे डिपेंड करती हैं कि वो आए तो तुम इसे 250 दे रहे हो, 5 रुपये, या लड़की से मतलब तो मुझे इसमें से 10 रुपये दे दे, तो लड़कियां दे दे कभी कभी, उससे रोटी का बस इंतज़ाम हो जाए। पड़ी हैं बाकी वहीं, उनकी झाड़ू पोछा कर रही हैं, उनको खाना ला के दे रही है, चाय ला के दे रही हैं। जिनके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा वैसा एक टाइम के बाद हो जाता है, जब उनका पैसा उतर जाए, जितने में वो खरीदी गई हैं वो मैं ब्याज के जब उतर जाए तो पैसा सिक्योर भी करती हैं। तो अलग कोई छोटा मोटा घर ले रखे हैं सबने घर। जी नहीं, मैं समझी, जैसे उनको कितने में, जैसे सपोज दैट उन्हें 20,000 में खरीदा, तो उन्हें 20,000 रुपये बस उतारने हैं मालकिन के, उसके बाद जो 20 पैसे क्यों उतारने हैं, 20 ब्याज से ही तो उतारने हैं। तो तुम्हें उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं, कहाँ उतर रहे हैं, नहीं दे पाया आज, कोई नहीं दे पाएगा मैम। फिर तो ऐसे उनकी लाइफ तो उसी में नहीं घूमती रहेगी, उसी में हो जाती है, ऐसी खत्म हो जाती है। और अगर कोई लेडीज है इनमें से, जैसे 10 में से एक लड़की कोई बीमार रहती हो, तो जब वो उनको काम करके नहीं देगी तो उसका फिर वो लोग क्या करते हैं? नहीं, ट्रीटमेंट तो होता है अब तो, क्योंकि देखिए ART सेंटर्स बने हुए हैं सभी जगह, जहाँ इनकी ट्रीटमेंट होता है किसी तरह का, चाहे सिफिलिस हो, एड्स हो, इनके सब के लिए इनको रूटीन चेकअप के लिए मजबूर करती हूँ मैं कि जाओ दवाई लाओ, फ्री मिलेगी वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें जाती भी हैं। ऐसे नहीं, बहुत सारे परिवर्तन तो हुए हैं, और बच्चे इनके जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी हमसे ज़्यादा हो सकते हैं। अब तो उनके बच्चे स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, जो बाहर नौकरी करने लगे हैं, ठीक ठाक कमा रहे हैं, वो बच्चे स्पॉन्सर करते हैं नए बच्चों को भी, वो भी एक परंपरा डली है। और ये भी है कि ये ऐसे बच्चे हैं BTech MBA MCA सब करके हैं अभी, ये तो परिवर्तन आया है। वो अपनी माँ को हटा रहे हैं, वो उनके साथ जा रही हैं, उनके साथ रह रही हैं, तो वो भी एक रास्ता है। और जिनका नहीं है, उनको लग रहा है कि हमने यहाँ पे कर लिया, वो अपने गांव देहात पैसे भेजती रही हैं, थोड़ा बचा के उतारती रही, थोड़ा बचा के वहाँ भेजती रही, तो उससे भी उनके पास एक सिक्योरिटी होगी कि वहाँ तो है, वहाँ हम चले जाएंगे, घर भी है। मतलब एक कॉमन उन्होंने प्लेटफॉर्म बना लिया कि घर जाएंगे। नेपाल की हैं जैसे, वो अपने गांव जाती हैं और वहाँ जाती हैं जहाँ भी की रहने वाली हैं, और जाके इकट्ठा पैसा दे आए कि आपको ज़मीन खरीद लो, सस्ती ज़मीन वो खरीद लो या घर बना लो अब इस पैसे का, और एक दिन तो मुझे आना ही है वापस। तो वो ट्रैफिकर बन जाती है इस तरह की महिला, वो बाहर से लड़कियाँ ला रही हैं, अब नेपाल से ही ला रही, मतलब बाहर से क्या, कि देखो मैंने कितना पैसा बनाया, मकान ले लिया, ज़मीन ले ली, मेरे माँ बाप ठीक से रह रहे हैं, मेरा भाई ठीक से रह रहा है सब, और कुछ साल तुम भी करो, जब तुम्हारी मर्जी हो वापस आ जाना। तो ये ऐसा एक सिलसिला चल रहा है, जो जहाँ से एक बार आ गई और अगर उसको वो आउटडेटेड होने जा रही है तो वहाँ से दूसरी लड़कियों को लाना शुरू कर देती है। सीधा तो ये है, चेन टू चेन चल रहा है सब, चेन सिस्टम, और ये चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि ना तो नर पिशाचों की कमी है दुनिया में, और ना मजबूरों की कमी है। किसी की मजबूरी का फ़ायदा कब कौन कैसे उठा जाए इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो वही हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि किसी की मजबूरी का साधन मत बनाओ, अपनी मजबूरी को किसी और की कमाई का साधन मत बनाओ। पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है, मगर उसको ऐसे मैनेज करके चलो कि पैसा है तो भी ठीक है, रात को रोटी खा के तो सोना है, नहीं है तो भी ठीक है। पर है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोई इतनी हाइपर हो जाती है ये सब झेलते झेलते
कि फिर वो जैसे सबसे रिवेंज लेने पे उतर आती है। वो रिवेंज? ढेरों लड़कियां अपने यहाँ से लाएगी, अच्छा। रेगुलर लाएगी, और अपना अलग से एक ब्रोथल करेगी, उसमें ला के रखेगी। अरे ये कि सब मैं बर्बाद हुई तो इनको भी करूं? इनको भी करूँ मैं। गलत है बट ये। कौन गलत और सही तय करेगा? वो जो आ रहे हैं उनके पास गलत कर रहे हैं, तो हम उनको नहीं रोक पा रहे, तो उनको सही गलत कैसे कह सकते हैं? मैं उनको नहीं कहती कभी भी कि ये गलत है, क्योंकि वो तो वो दे रही हैं हमें जो हमने उन्हें दिया, हमारे समाज ने उनको दिया, वो हमको लौटा रही हैं। तो वो नहीं, मैं उन्हें गलत इसीलिए नहीं मानती हूँ कि भैया उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो उस जीवन के उस नर्क को भोग के यहाँ तक पहुँची। मैम, आपने इतनी सारी लड़कियों को बचाया है अभी तक, उसमें से कोई एक ऐसा केस जिसने आपको बहुत ज़्यादा झकझोर दिया हो? ऐसे तो कितने हैं। कोई एक जिसे हम कनेक्ट कर पाए अपनी ऑडियंस के साथ? मैं क्या बताऊँ, मुझे तकलीफ होती है, पर बच्ची थी वो छोटी सी मेरे सामने, पूछो किसकी है? अरे मेरी तो है, पता नहीं आपको? कोई भी कह देगी, अगले दिन कोई और कह रही है मेरी है, ये मुझे पता है कहीं से लाई गई है। उस बच्ची को बहुत बात करती है। मेरे बेटा कहाँ है मम्मी? मम्मी ये है, तू है ना मेरी मम्मी? तेज तर्रार थी लड़की, तू है मेरी मम्मी? उसने बोल दिया हाँ। हाँ, फिर दूसरी से कह रही, मैंने कहा अच्छा ये वाली भी तेरी मम्मी? हाँ ये मेरी मम्मी है। मैंने कहा ये तेरी मासी होगी? हाँ ये मेरी मासी है। सबके बीच में खिलौने की तरह पूरा दिन खेलती थी। मैंने एक दिन कहा इसे मत डालना, भले ही तुम लोग कहीं से भी लाए हो, देखो मैं तुम पे कुछ नहीं कर रही इसमें, मैं चाहूँ तो इस बच्ची को आज उठा के ले जाऊँ, लेकिन मैं नहीं ले जाऊँगी। तुम सबसे ये टच है तो, और मैं शायद वो प्यार ना दे सकूँ जो तुम यहाँ दे रहे हो इसे, तो इसको मत डालना। तो उसने कहा नहीं डालूंगी, मुझसे वादा करा कि मैं नहीं डालूंगी। बात आई गई होगी, लेकिन मैंने कहा मुझे लड़की लेकिन नज़र आती रहे। स्कूल जाने लगी थी, मैंने एडमिशन करा दिया था। अच्छा। मैंने कहा मुझे दिखती रहे लड़की, ये ना हो कि मैं एक दिन सुनूं लड़की नहीं दिख रही है, अगर गई तो अच्छा नहीं होगा। खैर लड़की नहीं गई कहीं भी, मुझे दिखती रही है। ऐसे लगभग मुझे 10-12 साल हो गए देखते देखते। पढ़ रही थी, शायद 12th में आ गई थी, थोड़ा लेट बैठी थी। तो एक दिन वो बड़ी उसकी मालकिन ने कहा मुझे कि दीदी आज तो मैं आपको फ़ोन करने वाली थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली इसे समझाओ। मैंने कहा क्या है? बोली मुझे भी यही काम करना है। मैंने कहा ये क्या कह रही है? तो क्या काम करना है तुझे यहाँ पे? क्या काम होता है? मुझे सब पता है, इतनी छोटी नहीं हूँ मैं, और इसी काम के लिए तो मुझे उठा के लाया। वो पहला दिन था जब उसने कहा कि मुझे सब याद है, मुझे कैसे उठा के लाए, इसी काम के लिए तो लाया, और अब मैं इनकी आंखों के सामने करूँ। अब ये मना कर रही है और मैं करूँगी। उसने कहा, वो उसको ऐसे जकड़ के रोने लगी, बेटा ऐसे मत कह, तू तो मेरी बेटी है, कहीं से उठा के लाए, तू मेरी बेटी है, तू नहीं करेगी ये काम। इनके नहीं, जो दूसरे की बेटी आती है, पता नहीं वो कैसे इतनी समझदार हुई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो दूसरे की बेटियों के साथ कराती हूँ, अब वही मैं करूँगी, मैं नहीं मानूंगी, यहीं बैठूंगी मैं। वो रोज़ मना करे, स्कूल जाना छोड़ दिया, 12th हो गया था, जाना छोड़ दिया, आगे एडमिशन नहीं ले रही। वो कह रही दीदी इसका एडमिशन करा दूँ, कैसे भी करा दूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, बेटा मैं तेरा एडमिशन कराती हूँ। नहीं मुझे करना नहीं कुछ भी। बड़ी माँ मैं कहीं कराऊंगी नहीं बिल्कुल भी, और यही काम करूँगी मैं। फिर मैंने कहा अच्छा तू मुझे कुछ दिन इसके पास छोड़ दू, मैं जब बात करूँ तू अलग हट जाया कर। वो हट गई। मैंने उससे कहा बेटा कोई परेशानी है तुझे? किसी ने कुछ कहा है? चुप रही थोड़ी देर। तो किसी से प्यार व्यार हो गया? उसने धोखा दिया है? अगर है तो पकड़ के लाऊंगी, शादी कराऊंगी अपने घर से तेरी। बोली नहीं, किसी से प्यार तो मैं कर ही नहीं सकती, मुझे पता है यहाँ प्यार का कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार करने नहीं आता। मैंने कहा फिर क्या है? कह रही इसको पता भी है ये मेरी माँ बनती है, इसको पता है कि हर दिन मेरे साथ रेप हो रहा है। मैंने कहा रेप हो रहा है तेरे साथ? कौन कर रहा है? वो इसका पति। उसको कहती है। मैंने उसको बुलवाया, मैंने कहा भाई ये क्या कह रही है लड़की, इसकी तो सुन ले। एक बार को तो वो चिल्लाई। मैंने कहा सुन भाई, वो तेरा पति नहीं है, वो रहता है तेरा दल्ला है, दिमाग मत खराब कर मेरा। अब बता इस बच्ची के साथ क्या करेगी, क्या हुआ इसके साथ? ये तो सही कह रही है कि मैं तो धंधा ही करूँगी सच्चा, तो जब जिसे मैं बाप कह रही हूँ और वो मेरे साथ ये कर रहा है, तो और मैं क्या करूँगी? खुल के कर लूँ फिर मैं? खुल के करूँ मैं? छुपा के कर रही हूँ? यही करूँगी, मुझे तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तो देखो ये तो उस औरत की मैं भलमनसाहत कहूँगी। मैंने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो बच्ची आज अच्छी जगह पे है, लेकिन उसने ये कहा कि ये आज से मेरा पति है ही नहीं, इस जगह नहीं दिखेगा तुझे। वाह, हाँ, हिम्मत दिखाई उसने हिम्मत दिखाई। ये आज से दिखाई, उसको बहुत उससे लगाव हो गया था। ये आज के बाद यहाँ दिखेगा नहीं, मगर एक शर्त है, तू पढ़ेगी, तू जितना पढ़ेगी मैं उतना पढ़ाऊँगी,
दीदी सामने, मैं इनको साक्षी मान कहती हूँ कि मुझे जेल भेज देंगी ये, पर मैं तुझे पढ़ाऊँगी, ये आदमी नहीं आएगा। बड़ी जद्दोजहद के बाद उस आदमी को वहाँ से हटाया गया। लड़की ने बीटेक किया और देहरादून से किया। अब आज वो जॉब कर रही है एक अच्छा खासा। बहुत अच्छा। और मैंने कहा तू माँ को क्यों निकालती? माँ निकलना चाहे तभी तो, इसीलिए तो वहीं मिलने जाती हूँ, किसी शर्म आती रहे मुझे देख देख के। मैंने कहा वहाँ मत जाया कर, तू घर जाया कर ना, घर भी तो है ना, वहीं मिलने जाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये कैसी सुखद परिणति थी। और वो उसको देख के जो रोती है ना माँ, मतलब जो जब भी वो आएगी ना बाबलों की तरह रोती रहेगी, उसको देखती रहेगी, उसके ऐसे छू छू के देखती रही, तू कहाँ से आई मेरे पास, तू कहाँ से आई मेरे पास। दिल से कनेक्ट हो गई ना वो उसके तू कहाँ बच्चा। से आई। और जब भी मुझे तुरंत फ़ोन करेगी, बड़ी माँ कहती है बड़ी माँ आ जाओ। नहीं शादी कब करेगी? शादी नहीं करनी। मेरी माँ जिस दिन यहाँ छोड़ देगी, ये वादा करे कि छोड़ देगी, उस दिन शादी कर लूँगी। आप जहाँ कहोगी, लूला लंगड़ा अंधा बहरा किसी से कहोगी, उससे कर देना मेरी शादी। इनसे कहोगी ये छोड़ दें। मैं बेटे कहाँ जाएगी, मेरे पास रहेगी, मैं करूँगी। जॉब वॉब कर रही होंगी ना। हाँ तो मैं बहुत बहुत सोचती रही। फिर मैंने एक दिन उससे अकेले में बात की उसकी माँ से। मैंने कहा छोड़ दे। कह रही दीदी इतना सब काम। मैंने कहा काम है, ये नर्क है, छोड़ दे। एक बार मन को सोच के देख कि मैंने क्या किया, हज़ारों हज़ार। और उसका फिर भी भगवान ने तुझे एक मौका दिया है इस बच्ची के लिए, क्योंकि तूने इससे प्यार किया। छोड़ दे। पर एक झटके में निकली वो लड़की, वो औरत। एक दिन सब छोड़ के, कुछ नहीं लिया उसने वहाँ से। ऐसी बेटी का हाथ पकड़ के उस दिन बुलाया मुझे, मैंने मीडिया को बुलाया। मैंने कहा आज बेटी की नहीं माँ की विदाई है, आज तुम लोग आ जाओ। और क्या पल रहा होगा वो? आती है मेरे पास, मिलती जुलती है। अब उसकी कह रही है कि कोई लड़का वड़का देखो अच्छा सा। आपके कहने से हो सकती है, मेरे से तो कौन करेगा, मुझे तो सब जानते हैं। मैंने कहा नहीं, इसको विदा करूँगी अपने घर से। अभी ऐसे 23-24 साल की, ज़्यादा नहीं करूँगी उसकी शादी। मेरा सबसे, मैंने कभी किसी को इसके बारे में बताया नहीं है, पर है मन कि अब उसकी अच्छी सी शादी करूँ, लड़का देखूँगी उसके लिए। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को, तो इसमें जो अध्याय फैमिली है और जो हमारी ऑडियंस है वो आपकी कैसे मदद कर सकती है? देखिए एक तो ये है कि कोई बच्ची, मैं कह रही हूँ आपको जरा सी भी खतरे में दिखे, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने पे, मुझे फ़ोन तो करें। एक फ़ोन भी ना करें, मेरे इंस्टाग्राम पे कर ले, मेरा फ़ोन ज़रूर आप डाल दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, मुझे बता दें उस बच्ची का पूरा एड्रेस दे दें। आप नहीं कुछ कर पाएंगे, मैं कर दूँगी, मैं आ जाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी अहमदाबाद से लड़की निकाली है। एक ये है कि एक बच्चे को स्पॉन्सर कर लें। जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं, उनमें केवल अब इन्हीं के नहीं है, अब नई कड़ी जुड़ गई है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो अभी तक भीख मांगने वाले थे, कूड़ा बीनने वाले थे, उनकी माएँ भी अब हम तक लेके आती हैं कि हमारे बच्चे को पढ़ा दो, ये पढ़ना चाह रहा है। ये बच्चा ही हमें कभी कभी पल्लू पकड़ के कहेगा कि मैं पढ़ूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि हम उनके बीच में पढ़ाने तो जाती हैं। वॉलंटियर्स हमारे बहुत हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत हैं जो आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, तो मैं सबको धकेल धकाल के मैं भेजती हूँ, चलो पढ़ाओ 3 महीने के लिए तुम मेरे पास हो, 3 महीने पढ़ाओ इन बच्चों को। तो उनमें एक पढ़ाई की वजह आती है, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मैं वो स्पॉन्सर किसके थ्रू कर सकते हैं वो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, तो मैं और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। हाँ मेरे थ्रू कर देंगे। और यहाँ मैं ये भी बता दूँ लोगों के लिए कि स्पॉन्सर करने वाले मेरे पास ऐसे ऐसे हैं कि एक बच्चा है जो ट्यूशन पढ़ाता है और मुझे हर रोज़ 50 रुपये भेजता है। मैं उसे लाख मना करती, बेटा तू 50 रुपये रोज़ भेजता है, तेरी इतनी तो कमाई भी नहीं है, मत भेजा कर। कि नहीं, मुझे ऐसे मत कहो, मैं जिस दिन बड़ा हो जाऊँगा, अभी 12th में पढ़ रहा है और साथ ही घर की स्थिति के लिए ट्यूशन पढ़ा रहा है, उस दिन मैं एक बच्चे को पूरी तरह से स्पॉन्सर करूँगा। एक बच्ची है, लड़की है, वो एक पार्लर में काम करती है और साथ ही लॉ भी कर रही है, लेकिन बहुत गरीब की है, बहुत दूर है बिहार में, कहीं पता नहीं कहाँ। ऐसे लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखते हैं। हालांकि इंस्टा पे आप खोजोगे तो मेरे साथ मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो वो मुझे एक आईब्रो बनाने का हर रोज़ पैसा भेजती है। वो ब्यूटी पार्लर में काम इसलिए कर रही है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सकें। और कह रही जिस दिन लॉ मेरी कंप्लीट हो जाएगी तब आप मुझे मदद करने के लिए मौका देना। और हर रोज़ 70 रुपये भेजती है। एक मज़दूर है, मुझे 33 रुपये रोज़ भेजता है। तो ये मेरी सबसे बड़ा रिवार्ड है मेरे लिए, जो मुझे भेजते हैं। और ये मेरे लिए ऐसा है। और एक मैं अभी उनसे मिलते हुए जाती हूँ, मैं जब भी दिल्ली आऊँगी, वो मेरी गुप्त सखी हैं, नाम नहीं पता मुझे, नहीं पता उनका आज तक भी।
मिलती हूँ, मैं उनके घर जाती हूँ, वो मेरे पास आती हैं, मगर मुझे उनका नाम नहीं पता। उन्होंने कह दिया कि मैं नाम बताऊँगी भी नहीं कभी, और वो बंद लिफाफे में करके मुझे जो कुछ देती हैं मुझे नहीं पता, मैं भी नहीं पूछती ऐसे कैसे है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भेज देती हूँ, इसमें जो हो किसी एक बच्चे को दे देना, मुझे नहीं मालूम है। कभी उन्होंने खोला नहीं, कभी मुझे नाम नहीं बताती, फ़ोटो खिंचाएंगी स्ट्रिक्ट हिदायत के साथ कि इस पर नहीं डालोगी सोशल मीडिया पे, नहीं डालती मैं। सब तो तरीके ये के लोग हैं। मेरी हिम्मत है, हौसला है मेरी आखिर दम तक, मेरी हौसला है बस ये। तो आप लोग भी इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करिएगा सब लोगों को, जिससे पता चले कि आपके घर के ही मर्द इस दंदल को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और आप कैसे मैम की मदद कर सकते हैं उन बच्चियों की जो वहाँ फंसी हुई हैं, जिनकी चीकारियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी। मे भी आप फील कर पा रहे होंगे इस पॉडकास्ट के जरिए, ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने पॉडकास्ट देखा उसके आंसू ना निकले हों। तो सारी डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। मैम लास्ट में जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी के लोग हैं जो इस धंधे को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और जो वहाँ पर रेगुलर कस्टमर है जो जा रहे हैं और जो लड़कियाँ वहाँ पर फंसी हुई हैं मजबूरी में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो ये कह रही हूँ कि भैया कुछ मत करो आप उनके लिए, इतना तो किसी एक का हाथ पकड़ लो, मत करो। मैं ये नहीं कहती किसी को भी कि उनसे शादी कर लो, उनका कोई इच्छा भी नहीं है, पर मैं ये कह रही हूँ कि एक कोई हाथ पकड़ लो, किसी की पढ़ाने में मदद कर दो, किसी को रोज़गार दिलाने में मदद कर दो, किसी को अपने घर में रख के उसका वो, हालांकि घर में रखना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर में रख के तो वो 24 घंटे अपने बाप भाई पिता सब पे निगाह रखेंगी, कि क्योंकि उनके माथे पे जो लगा हुआ है वो उन्हें ये सब करने के लिए करेगा। लेकिन कहीं आपके पास कुछ हो, आपका प्रतिष्ठान हो, उसमें इन्हें जॉब दे दो, उन्हें ना दो, उनके बच्चों को दे दो जो पढ़ लिख रहे हैं, वो अपनी माँ को खुद निकाल लेंगे, और इससे बड़ा स्रोत कोई नहीं है कि बच्चा माँ से खुद कहे कि अब छोड़ दो, तो वो आप कर सकते हैं। और बाकी तो इच्छा शक्ति की बात है, बस इतनी कह दो कि आपके पड़ोस में इर्द गिर्द में कहीं भी कोई बच्चा या बच्ची खतरे में दिखाई दे तो एक कॉल कर दें, कॉल भी ना करें तो इंस्टा पे कर दें, मैं तो देखती हूँ रेगुलर, इतना करते हैं बस, और कि नहीं है। और ये तो कहते हैं ना कि जोत से जोत जलाते चलो, एक से ज्योति से दूसरी ज्योति जलती है, आप जला के तो देखो जरूर रोशनी होगी, बिल्कुल होगी मैम। मैम आप साथ साथ मतलब मैं क्या कहूँ कि खुद तो माँ है ही आप, लेकिन इतने सारे बच्चों की आपने लाइफ बनाई, उनकी भी आप माँ हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यहाँ तक आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।